चाइना वॉर के बाद देश में छात्र संघों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है और देश के सब छात्र संघों के ऊपर लगभग वामपंथी दलों का कब्जा था। एक प्रस्ताव लाया गया कि चीन की निंदा का प्रस्ताव। इस देश में भारत के ऊपर हमला करने वाले चीन के खिलाफ प्रस्ताव बहुमत के साथ गिर जाता है। कमाल की बात है कि आप 9वीं क्लास में पुलिस के पास खुद जा रहे हैं कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो। खूब हम पत्रक निकालते थे। उस समय प्रेस पे सेंसरशिप लग गई थी। आपको कल्पना नहीं होगी, उम्र देख के कह रहा हूँ कि आपातकाल का खौफ कितना भयंकर था। आप जेल गए हो कभी? छात्र आंदोलन में गया कई बार और उसमें फिर आगे तो मैं उधमपुर जेल भी रह के आया कहीं संगठन के नाते। ये आपकी मम्मी चिंता नहीं करती थी आपकी कि लड़का संगठन के चक्कर में खराब हो रहा है, पढ़ने लिखने की उम्र है? 92 में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई, बाबरी विध्वंस। कहाँ थे उस टाइम आप? मैं 89 में जब पहला कार सेवा हुई थी तो 21 अक्टूबर को पहला जत्था लेके मैं गया था। 2 तारीख को जिस समय गोलीकांड हुआ उस दिन मैं वहीं था। अच्छा। उसमें सबसे आगे था जो कोठारी बंदूक मरे से बड़े, उसमें आप वहाँ मौजूद थे? उसी स्पॉट पे साथ ही थे हम सब। थोड़ा बताइए उस घटना के बारे में, आप तो चश्मदीद रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। उसमें क्या हुआ कि मुझे एक दिन अखबार में खबर पढ़ने को मिलती है, भारतीय जनता मोर्चे की प्रदेश की टीम घोषित हुई, उसमें प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व मिला। मुझे बड़ा आश्चर्य क्यों, मैंने ना किसी को कहा ना कल्पना थी न जाने की। तो कालीचंद जी के पास पहुंच गया, मैं साइकिल उठाई पहुंच गया। मैंने कहा कालीचंद सराफ जी, उनके मेरा नाम कैसे कर दिया, किसने कहा आपको? अच्छा, आप बीजेपी में आना ही नहीं चाहते थे? लेकिन हमारी सही नहीं, सोच ही नहीं है। 2009 में 9 अगस्त को मुझे पार्टी का अध्यक्ष घोषणा की। मुझे पता नहीं था, 2 मिनट पहले ही पता नहीं था। अच्छा। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैंने किसी को इच्छा व्यक्त नहीं की। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि वसुंधरा राजे से आपके जो कुछ असहमतियाँ थी? नहीं, मेरी कभी असहमति नहीं रही। जी, वसुंधरा राजे का जो पावर था राजस्थान बीजेपी में, उसे कम करने के लिए आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? मुझे नहीं लगता, मैं इस बात को नहीं मानता। जी नहीं, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए ना बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिससे वसुंधरा राजे जी एसआईएस थी? निर्णय इतना ही था कि उस समय तो ऐसे 2 कार्यकर्ताओं को हमने सस्पेंड किया पार्टी से। कौन कौन थे वो 2 कार्यकर्ता? राजेंद्र राठौड़ जी और ज्ञानदेव जी। आपने सस्पेंड किया? सस्पेंड किया उसने। तो आपने बताया कि राजेंद्र राठौड़ आपके उस जमाने के दोस्त हैं, यार हैं? नहीं, मैं यार और दोस्त कहना ठीक नहीं है, मैंने कहा मेरे से सीनियर है। अच्छा, मैंने कहा मेरे संपर्क। तो दोस्ती नहीं थी आपकी? लेकिन राजेंद्र जी की एक खासियत है। और अगला चुनाव हार जाते हैं आप फिर? 18 में चुनाव। क्या कमियां रही, मतलब कि इतना अच्छा काम किया आपने? तकदीर ही कहनी चाहिए आज की राजनीति में। नहीं, तकदीर तो फिर उससे आगे ज़्यादा खराब थी, आपको टिकट नहीं मिला अगले चुनाव में। सब तकदीर की चीज़ है। ये वसुंधरा राजे का निर्णय था या संगठन का निर्णय था? अध्यक्ष तो वो थी ना, उनकी सहमति तो रही होगी ना, किसी का निर्णय किया। नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र है और आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इनकी ज़िंदगी का कमाल का फलसफा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और समय समय पर तमाम तरह की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर रही है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में और आपका शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में पधारे। मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, जितनी आपके पास में पार्टी की जिम्मेदारियां नहीं रही हैं उससे ज़्यादा आपके पास डिग्रियां हैं। तो बहुत कम ऐसे राजस्थान में नेता बचे हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं और आपकी एक बड़ी लिस्ट मेरे सामने थी, मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद में राजनीति। नहीं, मुझे लगता है कि इतना ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से आज के समय में इतनी डिग्री को बड़ी चीज़ नहीं है जी। मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, लॉ किया और पीएचडी की। इसलिए एक सामान्य रूप से घर का परिवेश ऐसा था। मेरे पिता शिक्षक थे, लगातार उसमें उसी दौर में रहते हुए हम ज़्यादा शिक्षा पर में काम करते उसी दौर का रहा, उस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा निकल गए। तो खूब पढ़ाई लिखाई का माहौल था पूरा शुरू से घर में। पहले ये कैरिकुलम की एजुकेशन, उसके साथ सामान्य बुक्स भी पढ़ने का, वो शुरू से बचपन से ही। तो पिता ने अभ्यास दिया कि महापुरुषों की जीवनियाँ, संस्कृति की जीवनियाँ, धार्मिक किताबें, सब पढ़ पढ़ कर उनके आधार पर बचपन से इस तरह का वातावरण मिला, तो पढ़ने का शौक शुरू चला। तो आपके पिता तो बड़े ऊंचे दर्जे के शिक्षाविद रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और एक ख्याति थी उनकी बतौर शिक्षाविद। देश में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े नाम, पहले शिक्षक संगठन में काम किया देश भर में। आपको जानता होगा कि कभी 70-75 के दौर तक देश के शिक्षक राजनीति में देखें तो वामपंथी शिक्षकों का बोलबाला था। शिक्षक संगठन भी उनके ज़्यादा थे। उसी दौर में कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय विचार के लोगों का एक संगठन चलना चाहिए, ऐसा सोच करके यहाँ रुकटा में सक्रिय हुए। रुकटा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर और खिलाड़ी स्तर पर वामपंथियों का संगठन थे यही फुकटो, उसमें फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसमें काम करते करते फिर शिक्षक क्षेत्र के सब एकेडमिक काउंसिल, सेनेट, सिंडिकेट सबके मेंबर हो रहे। तो एक
पहले तो शिक्षक संगठन के नाते काम, उसमें शिक्षक का काम, फिर बाद में अजमेर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 2 बार रहे, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के चांसलर, ऐसे करके पूरा जीवन में शिक्षक संगठन और शिक्षा क्षेत्र इसके लिए समर्पण करा। तो आप एक बड़े शिक्षाविद के बेटे थे, तो इसके अपने चैलेंज रहे होंगे कि आपको हमेशा पढ़ाई में एक अच्छा परफॉर्म करने के चैलेंज रहे होंगे। उसके बाद में नहीं लगता कि बाकी की जो चीज़ें हैं, एक जो बचपन में खेलने कूदने की जो उम्र होती है, उद्दंडता करने की जो उम्र होती है, शैतानियाँ करने की जो उम्र होती है, वो कितनी प्रभावित हुई? कभी नहीं, इस पे कोई नहीं थी जी। मेरे पिता, मैं जन्म देखा उससे पहले, जब से शायद संघ की शुरुआत राज्य भरतपुर में है, अब मैं मूलतः भरतपुर का रहने वाला हूं। संघ की शुरुआत भरतपुर में 34 के आसपास कभी, तब मेरे ताऊ ने शाखा शुरू की। अच्छा। और 37-38 के आसपास मेरे पिता संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। उसके बाद से लगातार वो संघ के, मेरा जन्म हुआ तो डीडवाना में पोस्टिंग था। बोलते हम भरतपुर के रहने वाले, पोस्टिंग भी इस कारण डीडवाना था कि संघ में बहुत सक्रिय होने के कारण से उनके ट्रांसफर बार बार होते। डीडवाना में आरएसएस का बड़ा अच्छा काम बहुत था, बड़ा शुरुआत केंद्र में। था पंडित उस समय। बच्छराज व्यास जैसे जोधपुर का बड़ा केंद्र डीडवाना होता था, संघ के नाते भी जिला केंद्र था। तो मैं जब 4 साल का था तो संघ की शाखा में मेरे पिता की उंगली पकड़ गया, और वहीं से जो गुटी में संघ के संस्कार लिए वो आज तक उन्हीं को लेकर के समर्पण उसी तरह काम कर। इसीलिए एक डेली दिनचर्या का क्रम पिताजी का शुरू से था। सुबह उठना, स्कूल जाना, जल्दी उठना, शारीरिक करना, दौड़ने जाना, फिर उसके बाद अपने स्कूल की दिनचर्या, शाम को 5 से 7 खेलना, उसके बाद पढ़ना। ये जो दिनचर्या थी, उस दिनचर्या का आज तक लाभ मिलता है कि जिस प्रकार के संस्कार उनके माध्यम से मिले। तो आप तो जिस हिसाब से बता रहे हैं, मतलब आप तो बड़े अनुशासित बच्चे थे, बड़े अनुशासन के साथ में, पढ़ाई लिखाई के साथ में एक आध्यात्मिक माहौल, तो जीवन में शैतानियाँ, उद्दंडता और ये सारी चीज़ें कब थी? नहीं, शैतानी का मतलब 2 तरह के, एक बाल्यकाल की और युवावस्था की, जिसको शैतानी कहें या अपने विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं अधिकार के साथ लड़ने का। उस पर तो कभी प्रतिबंध परिवार से भी नहीं था, मेरे संस्कार में नहीं था। उन विषयों को लगातार करते रहे संस्कार। इसलिए शैतानी की परिभाषा कौन सी है जो आज के समय युवा के हम कई बार कहते हैं वो शैतानी, तो उनसे मैं, क्योंकि मैं संगठन के पहले संघ के संस्कार, परिवार के, और उसके बाद फिर संगठनों के। शैतानी का मतलब कि मोहल्ले में किसी से झगड़ा कर लिया, ये सामान्य बात थी। देखिए, युवावस्था में एक सामान्य चीज़ होती है, झगड़े फसाद भी होते थे, मारपीट भी होती थी, पड़ोस में होते थे। मेरे पिता, मुझे जाना था एक संस्मरण कि हम जॉइंट फैमिली में निकले। मेरे पिता, चाचा, ताऊ, हम पूरा परिवार भरतपुर में रहता था। संयोग से मेरे दादा भी भरतपुर जिले के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। बहुत सामान्य परिवार से थे। बाद में उस जमाने में ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात थी। उनके होती बैठ के जुलूस निकला था उनका सारा ऐसा। तो कहाँ से ग्रेजुएशन किया था उन्होंने? जगीने के रहने वाले हम बोलते हैं, हमारा गाँव जगीना। अच्छा। लेकिन कॉलेज भरतपुर में स्कूल होता था। अच्छा। वहीं से किया, और उस बाद में फिर आगरा पढ़ने जाता था। भरतपुर में तो कोई कॉलेज था नहीं। हाँ। तो जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो गांव वालों ने जुलूस निकाला पूरा हाथी बैठ के। गांव का महाराज ने स्वागत किया, भरतपुर के महाराज ने स्वागत किया। बाद में भरतपुर स्टेट में मेरे दादा भरतपुर स्टेट में होम मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। अच्छा। एक अलग उनके जीवन रहा कि कई अपने ऑडिट, और वित्त मंत्री के नाते उन्होंने ऑडिट किया। ऑडिट में कई महाराज के जो उसमें कई घोटाले निकल करके आए तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट दी। महाराज से नाराजगी, तो महाराज ने महाराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर महाराज ने उनको कहा तो इस्तीफा देके चले गए उससे। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे उस टाइम? नहीं, महाराज ब्रजेंद्र सिंह जी के दादाजी और पिताजी की बात की उसमें। अच्छा। ब्रजेंद्र सिंह जी को तो मैंने देखा, मेरे दादी के संग में जब जाता था तो ब्रजेंद्र सिंह जी पैर छीते थे उनके। आपकी दादी के? दादी के मतलब ये संस्कार उनके थे कि उस बुजुर्ग के नाते, परिवार के प्रमुख के नाते। तो दादाजी का जब विषय चला कि महाराज से संघर्ष हुआ तो फिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्टेट में दीवान बन के चले गए आपके दादाजी। वहाँ से फिर जब अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ आप करके अपना भरतपुर में अपना रखा अधिकारी, तब उन्होंने पुरानी ऑडिट देखी। अच्छा। ऑडिट देखी तो उसमें ध्यान आया कि ऑडिट रिपोर्ट इतनी हिम्मत के साथ किसी ने राजा के खिलाफ रिपोर्टिंग की, तो ध्यान आया कि चौबे यादराम जी की है। तो उन्होंने कौन कहाँ है, तो बुलाया उनको निकल कर। फिर उस समय अकाउंटेंट जनरल करके राजस्थान बना तो अकाउंटेंट जनरल रहे, मतलब उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में निकल करके सारा चीज़ें चली। ठीक बात है। तो मैंने कहा कि उसी परिवेश में सर चलते चलते हम घर के संस्कार सब चीज़ निकल करके ये सामाजिक सेवा भी रही सर्विस। तो शैतानी में मुझे ध्यान है कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कभी पड़ोसी से क्यों होता ही है, सब तरह के लोग समाज में रहते हैं, तो कभी किसी के साथ हो गया तो झगड़ा फसाद पीट दिया। तो कभी मुझे ध्यान है कि एक बार किसी पड़ोसी ने मेरे को हिट कर दिया होगा। अच्छा। तो मैं मेरे पिता के पास गया, तो पिता ने कहा कि पिट के यहाँ क्यों आए हो, जो करना वहीं साफ करके आते, मेरे पास क्यों आए निकल। ओहो हो। तो उन्होंने कहा, तो फिर आप वापस गए?
नहीं वो चलता रहता था उस समय। जो आपने कहा ना युवावस्था, उस समय की उम्र की चीज़ें, उस उम्र की चीज़ें वो सारा। हाँ। कि कबले जो अब मैं तो भरतपुर का हूँ, आपको बताया तो अरे में भरतपुर तो लड़ने के लिए जाना जाता है। चीज़ें खूब चलती रहती थी हाँ हाँ। निकल के। तो और सामान्य तो मैं विश्वविद्यालय में आया तब भी संघर्ष खूब। नहीं, आपने झूठ बोला कभी अपने पेरेंट्स से? ऐसे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि झूठ बोल के मैं बचपन में निकला तो आज हम स्कूल गए, स्कूल से पिक्चर देखने भाग के गए। अच्छा, पिक्चर देखने जाते थे आप? ऐसी चीज़ें सब होती हैं बचपन की सबकी। तो मैंने भी किया होगा कभी वहाँ निकल करके। उस समय सबसे आगे की होड़ रहती थी पिक्चर हॉल में, सबसे आगे की सीट बैठना है। हाँ। अब पता चलता है सबसे आपके टाइम पे तो एक वो भी दौर हुआ करता था जैसे कि आप हमारे पिताजी की जनरेशन के हैं, वो बताते हैं कि पिक्चर हॉल में जब पिक्चर चलती थी तो उससे पहले एक शूटिंग पिक्चर हॉल के बाहर हो रही होती थी टिकट के लिए, जूतम पेजार। नहीं, मैं जब तो भरतपुर रहा ये नहीं, और जब विश्वविद्यालय में जयपुर में आ गए उसके बाद टिकट के लिए यहाँ छात्र राजनीति में सक्रिय थे तो वो संघर्ष नहीं रहते थे। स्वैग था थोड़ा बहुत, वो जो तरीका था छात्र राजनीति का, उसमें टिकट। तो फिर भरतपुर से जयपुर आना कैसे हुआ परिवार का? मैंने बताया कि मेरे पिता संघ के संसद थे। हाँ। और जगह जगह उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। 71 में उनका मेरी पहले तो डीडवाना थे, डीडवाना से कोटा आए, मैंने कोटा में पढ़ना शुरू किया। फिर 65 में मेरे दादा का स्वर्गवास हुआ, तो कुछ कर आके कैसे भी वहाँ भरतपुर पोस्टिंग हुआ। और 75 तक 75 में इमरजेंसी लगी। 71 में उनका ट्रांसफ़र फिर भरतपुर से हुआ, ब्यावर रहे, ब्यावर से बाद में फिर भरतपुर आए। इमरजेंसी लगी तो संघ के भरतपुर जिले के जिला कार्यवाह थे पिताजी। अच्छा। और एक तरह संघ की सब गतिविधियों का केंद्र हमारा घर ही होता था। तो कोई भी किसी का भी आना जाना रहना खाना सब, क्योंकि उसमें नहीं था तो उस गतिविधि केंद्र होता था। तो पुलिस की लिस्ट में पहले नंबर पे पिताजी का नाम था। आपके पिताजी का नाम था? तो घर में 3 बार छापे पड़े, 3 ट्रक पुलिस आती थी, घर घेर लेती थी इमरजेंसी के टाइम? इमरजेंसी में। संयोग से जब भी पुलिस आई उस समय वो नहीं थे। आपके भरतपुर के एक और नेता थे, समाजवादी नेता थे, पंडित राम पंडित हैं अभी भी, अभी। हाँ। पंडित जी अभी हैं, 100 साल का जन्मदिन मनाया उन्होंने। हाँ। ये सब आके गिराब साहब वो तिवारी भी इमरजेंसी के टाइम पे जेल गए थे? इमरजेंसी रहे, वो समाजवादी मूवमेंट से निकले। अच्छा। संघ के बहुत बड़ी संख्या में जो सत्याग्रह भरतपुर में किया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने। बाकी कुछ गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी संख्या अगर देखेंगे तो आरएसएस के पृष्ठभूमि के लोग ही निकल गए। तो उसमें 76 में पिताजी का ट्रांसफर अजमेर हुआ, तो भरतपुर छोड़ के अजमेर रहे। मैं 1 साल अजमेर पढ़ा। अजमेर रहे? अजमेर। तो 77 में जयपुर, पिता का ट्रांसफर फिर 77 में यहाँ हुआ, सरकार बनी जब। तो आने के बाद 77 से फिर मेरा। और इमरजेंसी के टाइम पे आपकी उम्र क्या थी? मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 13 साल का रहा। मेरे ही वारंट थे, मैं लगातार। आपके खिलाफ वारंट था? हाँ, मैं सक्रिय बहुत रहता था। 9वीं क्लास में आप सक्रिय रहते थे? मैं 3 सत्याग्रहों में गिरफ्तारी देने गया। अच्छा। वो लोकल पुलिस थी, जानती थी। बार बार जब संगठन ने कहा तो वो मुझे भगा देती थी कि भाई किसके तो पिता को लेकर आना। आप जानबूझ के जाते थे गिरफ्तारी देने? हाँ, संगठन की योजना थी, सत्याग्रह के लोग तैयार किए जाते थे, तो उसमें मैं तो सक्रिय था लगातार। तो आप तो इसका मतलब बचपन से एकदम बेखौफ, जब गांव के बच्चों के साथ तो ये होता है कि अगर पुलिस वाला आ जाए तो वो मम्मी के पल्लू में दुबक जाते हैं। नहीं, संगठन ने सिखाई नहीं है। संगठन और समाज, इसके लिए कोई काम करना तो करते रहो। संघ के संस्कार थे तो शुरू से देश और समाज ये घुटी में मिला। तो देश और समाज के लिए जो कुछ करना है करने के लिए तैयार। इसलिए चाहे वो आपातकाल का विषय हो या आगे के दौर में जब भी संगठन ने जो अपेक्षा की उसमें कभी मना करने का। तो क्या कहते थे पुलिस वाले आपको? तो बाद में वो कहते थे कि यार इसके तो पिता को लेकर आना, तो वो भगा देते थे छोटी उम्र से। मैं हाइट में भी अब भी छोटा हूँ, छोटा था हाइट। हाँ हाँ। तो 9th में तो और भी छोटा रहा। बड़ी कमाल की बात है कि आप 9वीं क्लास में पुलिस के पास खुद जा रहे हैं कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो। खूब हम पत्रक निकालते थे। उस समय प्रेस पे सेंसरशिप लग गई थी, पत्रक निकलते थे। पत्रक को साइकिल स्टाइल करना। भरतपुर एक ऐसा केंद्र था जो साइकिल स्टाइल मशीन वहाँ पर कहीं मिल गई थी, एक छोटी सी, उसको साइकिल स्टाइल करते थे और भरतपुर के आसपास के जिलों में हम अखबार भेजते थे। योजना बनती थी रात को, क्योंकि दिन में तो पुलिस का भयंकर था। हाँ। आपको कल्पना नहीं होगी, उम्र देख के कह रहा हूँ कि आपातकाल का खौफ कितना भयंकर था। मैंने तो जिया है, उसको देखा है बिल्कुल। तो उस दौर में जब रात को ही अखबार बांटे जाते थे, रात को अखबार, तो मैं स्कूल में अखबार जिसमें पढ़ता था, मैं स्कूल में अखबार बांटता था। बाजार में हम खुले में अखबार बांटते थे। वहाँ कांग्रेस के एक नेता थे, नथी सिंह जी, अभी भी हैं, मानसरोवर रहते हैं। बहुत प्रखर नेता रहे, समाजी मूवमेंट रहे, कांग्रेस में रहे, पहले लोकदल जी के चरण सिंह जी के साथ रहे। अब उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके यहाँ अखबार डालना है, ये बड़ा चैलेंज था। तो तय हुआ समय क्या है, तो रात को 2-3 बजे का समय है कि आदमी सोता है, घर ही नहीं। ये आपकी मम्मी चिंता नहीं करती थी आपकी कि लड़का संगठन के चक्कर में खराब हो रहा है, पढ़ने लिखने की उम्र है? पिता के कारण कभी विषय ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो परिवेश हो तो इसलिए कोई भी चिंता क्यों। और आप रात रात भर गायब रहते थे? हाँ, जब भी योजना जो बनी उसमें निकल करके। और ये भी कब गिरफ्तार होंगे, क्या होगा, किसी को पता नहीं। ये मेरे साथ नहीं, मेरे पिता का भी
30 दिन में से शायद अगर मैं कहूँ तो संगठन के काम और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की मीटिंग और सब इसमें लेते हुए महीने में कम से कम 12 और 13 दिन उनके दौरे रहते थे। तो घर में रहना उनका भी कम रहता था, निकल कर संगठन के कामों से लगातार उसी परिवेश में बढ़ना हुआ। तो इस पूरी स्थिति में निकल करके मुझे ध्यान आता है किस्सा 75 उस समय एक साइकिल स्टाइल मशीन जैसे मैंने बताई आपको, हाँ। भरतपुर में एक शेड का मड़ करके इलाका है, अच्छा। उसके पास में एक छोटा सा कमरा मिल गया, क्योंकि पुलिस की नज़र बहुत रहती थी, सब छुप छुप के होते थे काम। शेड के मड़ में एक छोटे से कमरे में हमने साइकिल स्टाइल मशीन रखी और उस पर अखबार निकालते थे। पुलिस को पता चल गया कहीं, तो पता चल गया तो पुलिस ने उसको छापा मार के सील कर दिया। अब जरूरत पड़ी कि साइकिल मशीन तो जरूरत पड़ेगी, अखबार कैसे निकालें हम? कोई पत्रकार तो हमारे मिश्री लाल जी ऐसे कई पत्रकार थे अच्छे जो काम करते, ठीक बात है। लेकिन साइकिल स्टाइल तो योजना बनाई कि साइकिल स्टाइल मशीन को निकाल के लेके आना है। अच्छा। तो आगे तो पुलिस ने सील कर दिया, तो पुलिस वाला बैठा था। पुलिस के लोगों को ये ध्यान नहीं रहा कि पीछे एक खिड़की है, इसमें खिड़की खुली रह गई। तो योजना बनी कि रात को जाकर खिड़की में से अंदर उतरना, उतर के साइकिल स्टाइल मशीन लेकर के आना और उसके बाद में काम। तो उसमें मुझे तय किया कि मैं गया, साइकिल स्टाइल निकाली। आप कूद गए अंदर? योजना 2-3 जने गए, हम साइकिल स्टाइल निकाल के लेके आए। कमाल की बात है। उसको हम गए। फिर छोटा था और उस समय आपको बताया कोई शक नहीं करता था। तो जिले में जितनी मीटिंगें होती थी आपातकाल में, उसमें मुझे कहा जाता था पूरे जिले में मीटिंग शाम को 7वें मीटिंग है तो सब जगह सूचना दे के आना और शाम को पहुंचना। बस का खर्चा अगर टिकट के 10 रुपये हैं तो 10 ही मिलते थे, कोई 1-2 पैसे भी ज़्यादा नहीं कि कोई आप दिन भर के काम में गर्मी के उसमें घूम रहे हो तो पानी पैसे से खरीद लो या गन्ने का रस पी लो, इतना भी पैसा नहीं होता भी नहीं था संगठन के पास पैसा। मैं भी साधारण परिवार से रहा तो चीज़ भी नहीं रही निकल करके। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरह की बातें बता रहे हैं, आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं, बचपन से एक संगठन में डिसिप्लिन चाहिए होता है, अनुशासन चाहिए होता है, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो तो उस तरह की है कि आप तो कोई बड़े क्रांतिकारी टाइप के लड़के थे और इस तरह के कांड बचपन में करना, मशीन लेने के लिए कूदना, ये बहुत अलग तरह की बात है। इसके पीछे दोनों अंतर है ना। क्रांतिकारी भी देश के लिए कर रहे थे उस समय, उनमें से कोई बदमाशों में नहीं था कोई। आज कोई कहते होंगे सावरकर को कि उनके बारे में कोई अन्यथा बातें बोलते होंगे, लेकिन सावरकर को आज भी उन्होंने जो कुछ भी किया देश के लिए किया। तो हमें भी संगठन का संस्कार थे और संगठन ने कहा कि आज जिस प्रकार की आपातकाल की स्थिति बनी है, एक ऐसी अत्याचारी सरकार देश में बनाई है जिसने सबके स्वतंत्रता के अधिकार सबके छीन लिए, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, उसके खिलाफ मुखर होकर के बोलना है। इस विषय था तो उसमें सबको का निकल करके मुझे ध्यान आता है कि 14 नवंबर को सत्याग्रह शुरू हुआ था। आप याद करेंगे पुराने उसमें, तो 14 नवंबर को सत्याग्रह शुरू किया तो पहले जब से देश भर के लोग बैठे, माननीय नानाजी देशमुख देश भर में इसका अंडरग्राउंड रह करके कर रहे थे काम, यहाँ पर राजस्थान में अलग लोग थे। तो जब सब प्रमुख दलों के लोग बैठे तो ये योजना बनी 14 नवंबर से सत्याग्रह शुरू करने की। तो कई वामपंथी संगठनों के लोग थे, उन्होंने कहा कि पहले दिन की शुरुआत हम करेंगे। तो जिन राज्यों में उनका प्रभाव था उन राज्यों में जब उसका शाम को रिपोर्ट ली गई कितने लोग पकड़े, तो वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं गए, लेकिन जहाँ कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही प्रभावी भूमिका में था, वहाँ के जिनकी योजना जितनी बनी थी उनमें से अधिकांश लोग सत्याग्रह के लिए प्रस्तुत हुए और जेल के लिए दिया। और उस समय जेल का जाना, लोकेश जी आपको मैं कह रहा हूँ कल्पना नहीं कर सकते, जेल जाने का मतलब ये होता था कि मैं जिंदा आऊँगा नहीं आऊँगा, ये कल्पना नहीं कर सकते। कमाल की बात है। जिस तरह का भय का वातावरण था, जेल में जाने के बाद अत्याचार होते थे, प्रताड़ना भयंकर होती थी, नाखून निकाल रहे हैं, बर्फ़ की सिल्ली पर कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं तो उसके ऊपर करंट लगा रहे हैं, सब तरह के अत्याचार जो अपन अंग्रेजों को सुने उस दौर में सारे मिले। उस दौर में भी बड़े पैमाने पर संघ के कार्यकर्ता गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों ने पेट के लिए संघर्ष करना सिखाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में देश के लिए संघर्ष किया। तो देश के लिए समर्पण का विषय जब निकल के, तो उनमें से हम थे। जो चीज़ भूमिका जब तय की गई उस भूमिका में जो संगठन ने कहा उसका काम करने का, ये संस्कार संगठन से मिले और परिवार में भी पिता के कारण से संस्कार, गुटी में भी संस्कार मिले, इसीलिए निकलते चले गए। ठीक है, उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। 77 में यूनिवर्सिटी आया। मैं संघ का स्वयंसेवक था 77 तक, 77 में ही मैं संघ शिक्षा वर्ग ओटी करके आया और उसके बाद यहाँ आकर संघ का ही काम करता था। 77 में आया तो 78 में आदर्श विद्यामंदिर में एडमिशन लिया। मैंने उस दौर के जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनसे कभी कभार जब बात हो जाती है तो वो तो आपके बारे में तो यही बताते हैं कि आप तो यूनिवर्सिटी में भी बड़े क्रांतिकारी टाइप के छात्र थे। पूरे अपने संगठन के लिए, क्रांतिकारी का मतलब जितने संघर्ष करना है उस संगठन को, संगठन का कार्यकर्ता। तो 78 में मैंने एडमिशन लिया और मैंने एडमिशन लिया सुबोध कॉलेज में। सुबोध कॉलेज पहला दिन था, मैं संघ शिक्षा वर्ग करके आया था। मेरे साथ के 3 कार्यकर्ता थे, वो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे। कॉमर्स कॉलेज में 7 जुलाई को कॉलेज खुलते थे उन्होंने, अब तो शायद 1 जुलाई खुलने लग गए, 7 जुलाई खुलते थे। 7 जुलाई को हम बैठे थे छाप, तो फिर मैं
कुछ लोगों ने पहले दिन ही कॉमर्स कॉलेज को बंद करने का कॉल दे दिया। कौन लोग थे? उस समय के जो छात्र नेता थे। नाम बता दीजिए। अब नाम का मतलब नहीं करना कुछ है कुछ नहीं है सारे। हाँ। लेकिन उन्होंने कॉल दे दिया। मैं सुबोध कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने वैसे ही बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या है, कोई बंद तो नहीं होना चाहिए, पहला दिन किस बात का बंद? तो मैंने कहा विरोध करो, बंद क्यों नहीं करते हो? तो उनका विरोध करेंगे तो पिटाई करेंगे वो। अच्छा, तो इसलिए उनका डर कम। अच्छा, उनका खौफ था पहले, वो आपसे पहले के छात्र नेता थे। जो मेरे से जो सीनियर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, हाँ। संयोग से मेरे संग संघ शिक्षा वर्ग OTC में थे। ठीक है। मैंने पूछ लिया बैठने उनका। हाँ। तो मैंने कभी विरोध, यार डर के मारे विरोध नहीं करोगे क्या तरीका है? तो हमने कहा अपन चलेंगे कल। मैंने एडमिशन नहीं लिया था कॉमर्स कॉलेज में, मैं भाभा हॉस्टल करके यूनिवर्सिटी में एक भाभा हॉस्टल में गया हूँ। भरतपुर के लड़के रहते थे। अच्छा। उस समय तक मेरा सब कुछ भरतपुर तक ही सीमित था। आज मेरे आने के बाद भी भरतपुर सारा निकल कर गया। मैं वहाँ गया, उनको मैंने कहा कि, तो उन्होंने लोकल डायलेक्ट में कहा कि कोई अब माँ तो मारेंगे, कोई आएगा विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा तो। अच्छा। तो मैंने उनको कहा सहज मैं आऊँगा, क्या करेगा? तो उनको तू आएगा तो कैसे पीट सकते हैं? अच्छा। तो हम पहले दिन, मैंने एडमिशन कॉमर्स कॉलेज में बाद में लिया। हाँ। सबसे पहले मैं उनके उस कॉल को विरोध करते हुए अंदर प्रवेश किया। मेरे सीनियर थे, उनके सामने कहेंगे, मैंने यही का तरीका है, को मारेगा इस कारण रुक जाओगे क्या? चलो अब चलते हैं। तो उस तरह शुरू, फिर बाद में मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस लगातार वही संगठन, फिर बाद में तय किया कि विद्यार्थी परिषद में काम करना है संगठन ने, तो फिर विद्यार्थी परिषद का काम। और वो भी वो दौर था हमारे समय जब निकले तो विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के चुनाव में जीतती थी जी। लगातार। मुझे ध्यान आता है वो अलग प्रश्न में कभी विद्यार्थी परिषद। आपके टाइम पे छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र राठौड़। 77-78 में पहली बार राजेंद्र राठौड़ जी बने। 77-78 इमरजेंसी के बाद में पहली बार चुनाव हुआ था। 77 में पहला चुनाव जो हुआ उसमें तो अजय सिंह चित्तौड़ा और सुनील भार्गव लड़े। उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, चुनाव जीते थे चित्तौड़ा जो IAS हाँ वो लड़े, और सुनील भार्गव। उस समय मैं 11वीं में था, मैं 78 में एडमिशन लिया। उस समय सुनील भार्गव चुनाव जीते थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उत्पात करने के कारण पेटी लेके भाग गए, कारण रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। अच्छा। 78 में बने और राजेंद्र राठौड़ जी। और उनके उस समय उसी समय क्या हुआ कि विद्यार्थी परिषद ने 78 में एक निर्णय कर लिया कि विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ेगी। विद्यार्थियों ने कहा कि आपको इसमें भी ये विषय से हटके बात है, लेकिन आप कभी कल्पना करिए कि चाइना वॉर के बाद देश में छात्र संघों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है। अच्छा। देश के सब छात्र संघों के ऊपर हाँ। लगभग वामपंथी दलों का कब्जा था। ASFI, ASF, AISF इनके कब्जे होते हैं। एक प्रस्ताव लाया गया कि चीन की निंदा का प्रस्ताव। ठीक है। अब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो छात्र संघों के अध्यक्षों के सम्मेलन में चीन की निंदा का प्रस्ताव, और चीन की निंदा का प्रस्ताव बहुमत के साथ गिर जाता है। कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? दिल्ली में हुआ सम्मेलन। इस देश में भारत के ऊपर हमला करने वाले चीन के खिलाफ प्रस्ताव वो गिर जाता है। हाँ। तब ध्यान आया कि विद्यार्थी परिषद लोगों को भाई इस तरह का, अगर हम उस समय तक विद्यार्थी परिषद का स्थापना तो हो गई 51 में, लेकिन छात्र संघों को चुनाव नहीं लड़ती। तब ध्यान आया कि छात्र संघों को चुनाव को एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। और ये 65 से शुरू करते करते हम अगर आते हैं 77 में, तो 77 में आपातकाल के बाद के चुनाव हुए, उसमें लिखते देश के लगभग 75% विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का कब्जा था। हाँ। 78 में विद्यार्थी परिषद तय करती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये क्या ऐसा विलक्षण बात हो गई है? तो आपको विलक्षण अनुभव मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम केवल छात्र राजनीति करने के लिए नहीं आए, छात्रों में संस्कार देना, उसमें जो ज्ञान चरित्र एकता 3 का जो स्लोगन था, उन 3 विषयों को लेकर काम करना है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान। हाँ। अब विद्यार्थी गाँव में जाएंगे, गाँवों के विषयों को लेकर के चलेंगे। आज का विद्यार्थी कल का नहीं, आज का नागरिक है, ऐसे विषयों को लेकर के संघर्ष शुरू किया। तो 78 में विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। राजेंद्र राठौड़ जी लड़े उस समय। तो ये कौन सी पार्टी थे राठौड़ साहब? राजेंद्र राठौड़ निर्दलीय थे उस समय, ये पार्टी में थे ही नहीं उस समय तक। अच्छा, पार्टी में नहीं थे ये? उसमें नहीं थे। एक निर्दलीय खिलाड़ी थे, गंगानगर से आए थे 78। मैं तो फर्स्ट ईयर में आया था। अच्छा। 78 का। ये आपके सीनियर थे? हाँ, हमसे तो काफ़ी सीनियर राजेंद्र। उधर से इनके सामने जो तो हरिराम यादव थे, अलवर के थे। अच्छा। तो हरिराम यादव वो कौन सी पार्टी से थे? वो भी किसी से, क्योंकि पार्टी कोई लड़ती नहीं थी। NSUI नाम जरूर था, NSUI का कोई अस्तित्व नहीं था। लड़ी भी होगी तो मुझे ध्यान नहीं कोई अस्तित्व। मुझे ध्यान आता है कि NSUI का 1993, 4, 5 तक तो कभी कोई नाम था नहीं यूनिवर्सिटी का। राजेंद्र राठौड़ जी चुनाव जीते। फिर लगातार हम, क्योंकि हम 3 साल तक। मैं अभी आपका एक स्पीच सुन रहा था, तो आपने बताया कि राजेंद्र राठौड़ आपके उस जमाने के दोस्त हैं, यार हैं। नहीं, मैं यार और दोस्त कहना ठीक नहीं है, मैंने कहा मेरे से सीनियर है। अच्छा। मैंने कहा मेरे संपर्क तो दोस्ती नहीं थी आपकी? मैंने कहा संपर्क है हमारा। हम उस दौर में हाँ। धीरे धीरे के छात्र राजनीति में देखें तो राजेंद्र राठौड़ जी, हम
जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि के लोग थे, वो हम दोनों एक आमने सामने थे। अच्छा। एक दूसरे के हम, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ों के हम अलग उनके चुनाव लड़ते थे। जगह जगह संघर्ष हमारा अलग अलग रहता था। हाँ। ये तो बाद में जाकर के बीजेपी में आए जब राजेंद्र जी के साथ, तब आपके दोस्त बन गए? उसके बाद साथ उससे पहले प्रतिद्वंदी थे राजनीतिक विषयों राजनीति में तो? पर। लेकिन राजेंद्र जी की एक खासियत है उस दौर में भी, जब हम आमने सामने संघर्ष करा करते थे, क्योंकि कई मुद्दों के ऊपर विद्यार्थी परिषद के सामने खड़े होते थे। अच्छा। खड़े होते थे तो निश्चित रूप से उस वैचारिक विषयों को लेकर संघर्ष भी होते थे। संघर्ष मेरा मतलब कोई बॉडीली स्कफल से नहीं है, संघर्ष से नहीं है, कहीं ना किसी तरह का एक संघर्ष का दौर रहता था। उस दौर में राजेंद्र जी में खासियत थी कि सबके बाद भी वो आदमी सबसे मिलता था। ये उनकी खासियत थी, मिलना जुलना सबसे, सब रहता था। हम लड़कपन में कुछ बोल जाते होंगे, लेकिन उनकी चीज़ ये नहीं रहती। पहली बार उनके, उसके बाद फिर आपके महेश जोशी जीते, फिर राजपाल सिंह जीते, फिर रघु शर्मा जीते, फिर उसके बाद का चुनाव लड़ना, 9 साल तक विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए। ठीक है। अभी जो छात्र राजनीति ऐसा ना कि एक हुड़दंग लड़कों का ग्रुप, और खूब लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभार हिंसा हो जाती है। आप देखते होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर जोधपुर का चुनाव हो या फिर पूरे सिनेरियो में बात करें, तो आपके टाइम पे ऐसा कुछ माहौल था कि हिंसा होती थी, सर फट जाते थे? आप अगर देश को देखेंगे तो देश में अगर हम कहें कि आपातकाल लगने का कारण और देश की राजनीति का बदलने का कारण बना तो छात्र राजनीति, छात्र आंदोलन। बिहार का जेपी जो बिहार से पहले गुजरात में शुरू हुआ। हाँ। और कैंटीन में समोसे का साइज बढ़ा, उसकी कीमत बढ़ी, इसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। क्या बात है। और वहाँ से शुरू होते होते चिमनभाई पटेल और निकल करके बिहार तक पहुंचा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन। बाद में श्रीमती गांधी की सत्ता जाने का बड़ा कारण हो रहा। फिर बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, देश भर में एक वातावरण बना 75वें दौर में। तो मैं नहीं कह सकता कि आज देखिए छात्र राजनीति के दौर संघर्ष आज जो है, अगर आप जो आप बात आप कर रहे हैं, अगर इसको आप उस समय के दौर में देखें तो आप कहेंगे तो उस समय तो पुलिस घोड़े पे आती थी, उस टाइम पे ज़्यादा हिंसा होती थी, भयंकर होती थी। अच्छा। और जो अब तो वो चीज़ नहीं है, अच्छी बात, मैं अच्छा मानता हूँ कि अब कम से कम वैचारिक लड़ाई हो रही है। पहले तो जाट राजपूत के एक अलग अलग कैंडिडेट होते थे, जाटों का अलग है, राजपूतों का अलग है। विद्यार्थी परिषद अकेला एक संगठन था जो जब लड़ता था तो विद्यार्थी परिषद का लड़ता था, बाकी जाति समूह कैंडिडेट होते थे। तो इसमें से निकल करके सारे का, लेकिन उस समय के छात्र आंदोलन आप देखेंगे तो छात्र आंदोलन भी उस समय के बड़े प्रबल थे। आज तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि बच्चा पिछले सालों में क्या हो गया, हमारी नई जनरेशन में कैरियरिस्टिक हो गई है। कैरियरिस्टिक जनरेशन को उसको इस आंदोलन के लिए और समाज के लिए, देश के लिए करने का वो चीज़ निकल कर नहीं आती। हाँ। उस दौर में तो भयंकर संघर्ष होते थे। पुलिस आती थी तो घोड़े पर आती थी, और लड़के हमारे स्टूडेंट भी कई ऐसे होते थे। तो आप जेल गए हो कभी? मैं छात्र आंदोलन में गया कई बार। हाँ। और उसमें फिर आगे तो मैं उधमपुर जेल भी रह के आया कहीं संगठन के नाते। नहीं, आपके मतलब के पंगे, जैसे मैं भी जयपुर के एक हॉस्टल में रहता था और हम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो राजनीति है उसको करीब से देखा है। खूब पंगे होते थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी। आपकी किस किस से लड़ाई हुई? नहीं, व्यक्तिगत किसी से नहीं, लेकिन एक जरूर तय था। मैंने जैसे बताया कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में आया तो एक सामान्य धारणा थी कि विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति को कोई कहीं पीट देता था। अच्छा। कोई आराम से कभी मैंने आपको पहले बताया कि मैं भरतपुर की पृष्ठभूमि का था। मेरे पास ऐसे 100-150 लोगों की टीम अपनी ऐसी थी जो कभी भी निकल के, वो सारे के सारे स्वभाव उसके थे, जरूरत पड़ने पर कोई गुंडे बदमाश नहीं थे। वाले लोग कौन थे? कभी किसी ने किया, कोई निकल करके आ गया तो उस कार्यकर्ता के विषय को लेकर के हमेशा से तुरंत जवाब देना। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कोई भी पीट देगा। एक विषय हम कहते हैं तो तुम तो ये कह देना, कोई कुछ भी बात करे, मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हूँ, अगर ये कहता है तो फिर उसको अगर कुछ हुआ तो विद्यार्थी परिषद जवाब देगी। मतलब हाथ साफ तो किए हैं एक उस समय वो जिस समय की चीज़ जरूरत के अपने संगठन और कार्यकर्ता उसके संघर्ष के लिए जितना जरूरी है वो सब करना पड़ेगा। ठीक बात है, खड़ा करना है। तो उसके छात्र राजनीति के बाद में आप प्रोफेसर बन गए? हाँ, मैं 85 में मैंने किया। पहले तो मैं उसमें रहा, ग्रेजुएशन 81 में किया। 83 में मैंने लॉ एकेडमिक कर लिया 2 साल का। फिर संगठन के लोगों को जैसा लगा कि आपको कुछ साल और विश्वविद्यालय में रहना चाहिए, तो मैंने M.Com बिजनेस मैनेजमेंट में किया। और फिर 86 में जाकर के लॉ कंप्लीट किया। ठीक है। फिर प्रोफेसर कब बने आप? प्रोफेसर बना मैं 86 में बन गया था। 85 में प्रोफेसर बन गया। निकल पहले सुबोध में रहा, अग्रवाल में रहा, और दोनों जगह मेरे को सुबोध में भी सिलेक्शन हो गया, पारीख में भी सिलेक्शन हो गया। जो मेरिट लिस्ट बनी उसमें इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 पे था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अपॉइंटमेंट नहीं देने का कारण था कि जब भी वो आता था तो कोई ना कोई सेक्रेटरी कह देते थे कि साहब ये तो विद्यार्थी परिषद का, ये अगर आ गया तो RSS का
गढ़ बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा। इसलिए विरोध करने का। मुझे जाने पारिक कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ किशन सिंह जी आज़ाद सेक्रेटरी थे। अच्छा। किशन सिंह जी आज़ाद 80 के चुनाव में भंवर जी के खिलाफ लड़े थे। भंवरलाल जी शर्मा। भंवरलाल जी शर्मा। हम बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। किशन सिंह जी हारे चुनाव बहुत थोड़े मार्जिन थे। अच्छा। उनको ध्यान था कि मैं विश्वविद्यालय में थे तो हम उनके काम कर रहे थे, तो उनको ध्यान था कि हारने में कई कारणों में ये भी लगता होगा कि ये भी काम कर रहा था। तो जब उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज बंद कर दूंगा, इसको नहीं दूंगा अपॉइंटमेंट। अच्छा। ये सुबोध कॉलेज में हुआ। उसी तरह 85 में विश्वविद्यालय में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में लेक्चरर्स को एडॉक अपॉइंट किया। ठीक है। और उसका क्राइटेरिया मेरिट था। मेरिट मतलब 10th में आपकी परसेंटेज, 11th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी परसेंटेज। मैंने एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट था, ड्रॉप किया था यूनिवर्सिटी को, तो उस बिजनेस मैनेजमेंट के उस डिपार्टमेंट की मेरिट में नंबर 1 पे मैं था। फॉर एग्जाम्पल अगर 45 विभाग राजस्थान में हैं तो 44 विभागों में अपॉइंटमेंट हो गए, 45 में नहीं किया, जिसमें क्योंकि मैं 1 नंबर पे था। वहाँ सब उस समय के सो कॉल्ड जो भी कांग्रेसी कम्युनिस्ट हैं वो सब वीसी के बाद पहुँच गए। आरपी अग्रवाल जी थे, भाई इसको मत दे देना नहीं तो ये नागपुर बना नहीं, देना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपसे डर लगता हो उन लोगों, क्योंकि आपने जो इतिहास नहीं, बताया है। डर यही था कि आप संगठन को बहुत, नहीं, आपसे व्यक्तिगत डर लगता हो, आपने जो इतिहास बताया है वो सबको पता था। ये वाइस चांसलर भी कि आप जानते इतने थे। क्रांतिकारी आदमी हैं। नहीं, उनको ही पता था कि ये उस तरह के लोगों में नहीं आता, मुद्दे को लेकर संघर्ष करेगा, बाकी नहीं करता। आज वाइस चांसलर के खिलाफ आंदोलन खुद किया, लेकिन जब कुर्सी से संघर्ष है, व्यक्ति से नहीं है, तो व्यक्ति से नीचे उतर के आए तो गुरु है तो गुरु का चरण स्पर्श करना, ये संस्कार भी संगठन ने दिया था मुझे कि वहाँ गुरु के नाते संघर्ष है। संघर्ष हम वीसी से कर रहे हैं तो कुर्सी से संघर्ष है, मुद्दे उससे कर रहे हैं। इस अंतर को हमेशा रखते थे। व्यक्ति से किसी से कभी झगड़ा नहीं, झगड़ा है तो उसकी बुराई से लड़े हम जाकर, व्यक्ति से कोई नहीं। आज भी जिनसे हमारा संघर्ष रहा होगा अच्छे मित्र हमारे सारे, उसमें कभी इस चीज़ को दिमाग में लेकर नहीं। आप 86-87 की बात बता रहे हैं, उससे पहले तो ये था कि आरएसएस विचारधारा के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के लोग राजस्थान की राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके थे। भैरू सिंह शेखावत 77 में मुख्यमंत्री बन चुके थे, और भी लोग थे। तो उस वक्त भी एबीवीपी के लोगों के साथ में इतना भेदभाव, ये थोड़ी मैं बैठा हूँ, उदाहरण है आपके, नहीं, थोड़ी कम जचने वाली बात है कि क्यों, तो मतलब अभी आप विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देख लेंगे एक ही विभाग में क्यों नहीं हुआ। तो एबीवीपी के मैंने यहाँ तक कहा, उस समय के वाइस चांसलर थे आरपी अग्रवाल, मेरे अच्छे संबंध थे, छात्र राजनीति के कारण बहुत अच्छे संबंध थे, व्यक्ति भी अच्छे थे। मैंने उनको यहाँ तक कहा कि आप मेरा रिजिग्नेशन पहले ले लीजिए, अपॉइंटमेंट बाद में देना। मेरे बाद में जो हैं उसमें अनिल कुंभट, जिसके अपनी रही नहीं, अनिल कुंभट थे, एक मीना थी, एक सुकांत, ऐसे 2-3 जने थे। मैंने 3 पोस्ट थी, मैंने कहा मेरे कारण इनको तो अपॉइंटमेंट दे दो, मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर बाद में देना, इस्तीफा पहले ले लो, जिससे कि आगे चले। आपका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा। किसी अपॉइंटमेंट किसी का भी नहीं हुआ कर। अब ये चलते चलते निकल करके फिर मुझे तो फिर आपको प्रोफेसर ही नहीं मिली? प्रोफेसर नहीं मिली। हाँ। बीच में एक दौर आया, क्यों लंबे समय से, उस समय में आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना कोई काम के कब तक चलोगे, घर में भी हम तो साधारण परिवार के, हाँ। ऐसा कोई था नहीं, तो बीच में कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हाँ। तो एनबीसी में एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट, ये जो एनबीसी फैक्ट्री है, लॉ ऑफिसर की एक पोस्ट निकली। एक मुझे नाम दिया, एक जनरल मैनेजर थे, उनको कहीं हमने अप्लाई किया कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू के लिए बुला करके कहा आपका सिलेक्शन, कब ज्वाइन करोगे। मैं संगठन का व्यक्ति रहा, 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, दिन में 50-60 किलोमीटर पैदल साइकिलिंग को घुमा करते थे हम, तो उनमें संगठन काम किया। तो मुझे लगा यार 8 बजे से फैक्ट्री में अंदर जाना, रात को 8 बजे निकलना, ये तो अपनी तरह एक कैद है एक। तो उनको मैं कई दिन तक टालता रहा, कब ज्वाइन करूँगा, कब ज्वाइन करूँगा। अब ये चलने वाला नहीं था कि परिवार, नौकरी भी नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे आप, तो घर में तो नहीं चलने वाला। तो फिर मैंने उस बीच में 89 में मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा, शादी तो भी पारिवारिक दायित्व भी आगे थे नहीं। तो हमने तय किया वकालत में, फिर आपने प्रैक्टिस शुरू क्योंकि उसमें नौकरी में तो बंधन था, तो फिर प्रैक्टिस शुरू। लेकिन एनबीसी में तो जहाँ तक मुझे याद है कि वामपंथी मजदूरों का संगठन होता था, वामपंथी नेताओं का होल्ड होता था, अमराराम पेमाराम लगातार वहाँ आंदोलन करते थे। दोनों रहे, सीटू का भी रहा और बीएमएस का भी था, लेकिन वहाँ वो अलग चीज़ है, उस पर अपन, मुझे लगता नहीं कि बीएमएस के लोगों ने संघर्ष खोद के बीएमएस की यूनियन खड़ा करने के लिए भयंकर संघर्ष हुए हैं। भैरू सिंह जी का दौर था, बाद में बीएमएस की यूनियन भी बनी वहाँ पर। बाद में वहाँ के जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को ऐसे लोगों की चाहिए जो हर मैनेजमेंट का होता है कि हमारे हिसाब से चलने वाले, उसके कारण वापस निकाल करके। तो काम दाम कुछ करते नहीं थे आप, और उसके बाद में हो गई आपकी शादी, तो ये तो बड़ा मुश्किल वक्त रहा। लेकिन मेरे पास ये लेक्चरशिप की तनख्वाहें खूब होती थी। अच्छा। 5 साल का, तो इसकी ये कुछ तनख्वाह आती थी और कुछ बीच में नहीं थी, तो वो बचत थी।
तो मेरे को कोई शौक नहीं है। नहीं तो ससुराल वालों ने क्या देखा कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद के बेटे हैं या फिर लड़का क्रांतिकारी है? वो परिवार की पृष्ठभूमि में संस्कार देख लिया होगा कि उस समय तो के दौर आपके में बारे में पता नहीं था कुछ कि इतने सारे पंगे हैं, इतने सारे कांड किए हुए हैं आपातकाल के टाइम ये तो अब वो ससुर साहब तो रहे नहीं, सास जी भी नहीं रही, कभी वही बताते हैं क्या देखे। लेकिन वो शिक्षाविद थे, मेरे ससुर साहब भी कोई शिक्षाविद थे, परिवार से पुराना संपर्क था निकल करके। आपको जाना है पहले शादियां होती थी पारिवारिक परिवार की पृष्ठभूमि देख के शादियां होती थी, शायद इस कारण कर दिया होगा परिवार के बैकग्राउंड देख करके कि ठीक ही निकलेगा। अब पता नहीं वो पछताते या क्या होते तो उसके बाद में फिर आप मैं वकालत में आ गया। वकालत में आ गए। 93 में सरकार बनी, फिर लगातार मेरे पास शुरू में ये चला दौर, फिर मेरे पास कई सरकार के नाते कई केस आए, फिर कई यूआईटीज़ का मैं एडवोकेट रहा। बाद में कोई चलते चलते वकालत का काम अच्छा 20 साल तक काम जम गया ठीक ठाक, खूब अच्छी वकालत की। मेरे एक मित्र ने बाद में हाईकोर्ट के जज बने, नाम से आता है मनीष भंडारी, अभी आजकल दिल्ली में ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं। हम साथ साथ के थे। एक दिन मुझे मजाक में कहा, उन्होंने कहा अरुण जी मैं नहीं सोचता था कि आप इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बाद भी नियमित वकालत करोगे। अच्छा। 20 साल तक नियमित वकालत, उसमें ये जरूर था शनिवार इतवार छुट्टी होती थी तो संगठन के काम के नाते प्रवास, बाकी 5 दिन रोज कोर्ट जाना काम करना। और अच्छा बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रहने का अवसर मिला अटल जी के सरकार समय, तो खूब अनुभव सीखने का, आर्थिक जो चीज़ है ये सब चीज़ विषय निकल करके इसमें 92 में उसके बाद में वकालत करने लगे और 92 में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई, बाबरी विध्वंस। और भैरू सिंह शेखावत उस वक्त मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के कुछ मंत्री शेखावत साहब को कहते हैं कि उन्हें कार सेवा में जाना है। शेखावत साहब उनको मना करते हैं। ललित किशोर चतुर्वेदी उन लोगों में थे और वो इस्तीफा मांग लेते हैं। कहाँ थे उस टाइम आप? ये पूरा घटनाक्रम मैं 89 में जब पहला कार सेवा हुई थी, उस पहली कार सेवा में राजस्थान का पहला जत्था गया था 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को अयोध्या में, आपको ध्यान होगा याद होगा, 30 अक्टूबर को रथ यात्रा पहुंचने वाली थी, 30 से कार सेवा होगी, तो ये तय हुआ था। तो 21 अक्टूबर को पहला जत्था लेके मैं गया था। और कौन कौन थे आपके साथ उसमें? आज के समय वैसे तो एक प्रमुख संत हैं प्रकाश नाथ जी महाराज साहब, अच्छा, वो हमारे साथ थे। आज की राजनीति के दौर में देखेंगे तो प्रमेंद्र शर्मा हमारे साथ था, जितेंद्र शिमाली हमारे साथ था, अश्विनी शर्मा एक नाम सुना वो हमारे साथ था, अखिल शुक्ला हमारे साथ था, ये सब मेरी टीम में थे उस दौर। हम ऐसे 30 लोगों का ग्रुप था पूरा, ठीक है। और हम 22 को पहुँचे लखनऊ, और 22 को लखनऊ से रात को चले, देर रात पहुँचेंगे एक गाँव, उसके बाद पूरे 30 तारीख तक पैदल हम लखनऊ से अयोध्या तक पैदल गए। दिन में चल नहीं सकते थे, रात को चलते थे। अच्छा, दिन में चलने में क्या दिक्कत थी? तो पुलिस चप्पे पुलिस थी, गांव में रुकते थे, मेन सड़क पे चलते नहीं थे। अच्छा, पगडंडी जाते और थे। खाने पीने का कैसे इंतजाम? ये सौभाग्य है देश का कि राम का नाम इतना बड़ा था, हर गांव में। मैं कई बार कहता हूँ कि माँ ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लेकिन हमारे लिए रोटी की व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा जबरदस्त स्वागत गाँव में, स्वागत मतलब जितनी जिसकी सामर्थ्य थी उसने हमारे 2 समय के भोजन की व्यवस्था की। रुकने की जगह नहीं थी, खेतों में हम फूस पर सोते थे, अगले दिन चलते थे, कुएं पे कि नहा लिए थे, नहा लिए नहीं। 10 दिन चल के 30 को हम पहुँचे थे, और 30 को फिर दिन भर संघर्ष चला पुलिस के साथ। रात को नावों से हम अयोध्या पहुंच गए थे 30 को। 2 तारीख को जिस समय गोलीकांड हुआ उस दिन मैं वहीं था। अच्छा, उसमें सबसे आगे था, जो कोठारी बंधु मरे सब मरे, उसमें हम साथ। आप वहाँ मौजूद थे? मैं उसमें वहीं था, उसी स्पॉट पे साथ ही थे हम सब। अच्छा, गोली चली जानकर थोड़ा बताइए उस घटना के बारे में, आप तो चश्मदीद रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। उसमें क्या हुआ कि लोकन जी की 30 को घटना हो गई, 2 गुंबद टूटी, 2 लोग मर गए उसमें निकल करके। उसके बाद राम सेवकपुरम में सब एकत्रित होते थे, वहाँ संतों के भाषण होते थे। 1 को हुआ, 2 को भी हुआ। 2 को तय किया कि भाई संतों ने भाषण दिया, भाषण देकर भाई आज यहाँ से अपन हनुमानगढ़ी तक जाएंगे, लेकिन ये साफ इंस्ट्रक्शन थे, पुलिस से कोई टकराव नहीं करना है, पुलिस जहाँ रोक दे वहीं बैठ जाना, रामधुनी करना, 2 घंटे 4 घंटे बैठना और उसके बाद वापस आ जाना। अयोध्या का पूरा उस समय की स्थिति को देखें तो अयोध्या को आधा बांट दिया था, आधे में कारसेवकों का कब्जा था, आधे में पुलिस थी। कितनी संख्या होगी वहाँ कारसेवकों की लगभग? मुझे लगता है कि उस समय, क्योंकि सब अलग अलग थे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कम से कम कोई 30-40 हज़ार कार्यकर्ता, उससे भी असर हो सकते हैं, ऐसे कारसेवक थे सारे जो पहुंच चुके थे वहाँ। बाकी गाँवों में आसपास को अटके थे सारे निकल कर। ठीक है। तो हम निकले तो राम सेवकपुरम से रवाना हुए, दत्त गोपाल दास जी इन सब ने हमको रवाना किया, उसमें अशोक जी सिंघल भी थे, सब थे। हम हनुमानगढ़ी के चौराहे पर पहुँचे, हम सबको चूना दे दिया था कि आंसू गैस के गोले चलेंगे,
वर्ष टू वर्ष से मान के चल रहे थे कि आंसू गैस पुलिस चला सकती है, उसके लिए तैयारी, तो चूना दे दिया था सबको आंखों पे। आप उस समय के अगर वीडियो और फोटो देखेंगे मैंने देखे हैं तो ज़्यादातर के आंखों पे आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, तो सबके चूना लगा हुआ था। इसलिए तो नहीं था कि कहीं पहचान में नहीं आए। नहीं, केवल चूना, आंसू गैस चलेगा ना, और आंसू गैस कहते हैं चूना अगर होता है तो आंसू गैस का असर कम होता है, उसकी तैयारी के लिए, इसलिए उसको दिया था। और ये साफ इंस्ट्रक्शन थे, जहाँ पुलिस रोक दे वहीं बैठ जाना, रामधुनी करना, वापस आ जाना, पुलिस से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, स्पष्ट निर्देश थे निकल। दुर्भाग्य से जब पहुंचे वहाँ पर पुलिस ने रोका बैठने को, तुरंत रामधुनी शुरू कर दी, बैठ गए नोट करके। अचानक ही पुलिस की तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, मैं बिल्कुल पहली दूसरी पंक्ति में ही था और मैं प्रत्यक्षदर्शी था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, एकदम फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग चलते हुए देखिए, फायरिंग चलते नहीं, हम तो उठाए लोगों, मेरे बगल में था उसके ये कोठारी बंदूक सब हमारे बगल में ही खड़े थे उसमें। तो जैसे ही चली तो शुरू में प्लास्टिक गोलियां थी। अच्छा। तो हमने तुरंत कहा कि भाई प्लास्टिक गोलियां घबराओ मत, नीचे बैठ जाओ। लेकिन कुछ एक क्रांत थोड़ी सी चलने के बाद ही डायरेक्ट उन्होंने टू नॉट टॉकी फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो कोठा सिर, किसी का सिर खुल गया, कुछ हो गया, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, उसमें अनवांटेड था इस तरह की फायरिंग करने का। मैं बिल्कुल नहीं कर, तुरंत वो सिचुएशन बनी, सब लोग पीछे हटे, उठा करके फिर बॉडीज़ को हम जिनकी डेथ हुई, घायल थे, उनको अस्पताल पहुंचाया, वो सारे भगदौड़ में निकल करके वापस आराम से ऊपर मुआए। 7 तारीख तक वहाँ रुके, 7 के बाद सबको 7 तक रोजाना यही रहता था, और वो रामसेवक पर माना वहाँ भाषण होते थे, उसके बाद अपने कैब पहुँच चले। 7 को तय किया कि सबको वापस निकलना है। 7 तारीख को स्पेशल ट्रेन लगा दी थी, उन ट्रेन से हम अपने अपने जगह लौट करके। मैं 2000 आपने जो कहा कि उसमें भी था 92 में। और वो बताइए नहीं, राजस्थान में आपने सही कहा कि ललित जी जाना चाहते थे, और मंत्री के नाते ये तय था कि मंत्री के नाते की योजना थी कोई नहीं जाएगा, तो ललित जी इनका नहीं जाएगा तो मैं आपको इस्तीफा दे के जा रहा हूँ। वो अपना इस्तीफा भैरव सिंह जी को दे करके चले गए, कोई विषय है तो मेरे इस्तीफे को स्वीकार। ललित जी ने कहा था कि मंत्री बनने का मौका तो वापस मिल जाएगा, लेकिन कार सेवा में जाने का जो मौका है, इस्तीफा दे के चले गए। तो मैं उस समय भी जिस ट्रेन से ललित जी जा रहे थे उसी ट्रेन से हम भी गए। महावीर जी जैन थे, ललित जी थे, ऐसे सब जने उसमें, हम सब वहाँ एक साथ पहुँचे थे निकल कर। आपको ये पूरा वहाँ जब पहुँचने के बाद उस दिन का 92 वाला तो बहुत ज़्यादा संघर्ष का नहीं था, 90 वाला संघर्ष का था। इस बीच में एक और घटना आपको ध्यान आता है कि 89 के आसपास, अब तो 370 की बात बहुत हो रही है, आपको ध्यान हो कश्मीर में आतंकवाद 89 में जोरों पे था, बहुत ज़बरदस्त था। मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, और विद्यार्थी परिषद ने देश भर में कश्मीर के विद्यार्थियों की सेमिनार्स कराई, वहाँ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। दिल्ली में सेमिनार्स होती थी, प्रेस को बुलाते थे, क्योंकि कश्मीर की घटनाओं को प्रेस कवर नहीं करता था। अच्छा। तो मुझे कहना नहीं चाहिए, अन्यथा मत दीजिए, उस समय वामपंथी दलों का प्रेस के ऊपर कब्जा था। तो वो छन के जाती थी कौन सी देनी है कौन सी नहीं। और वैसे भी हिंदुत्व के ऊपर जब भी हमला होता है वो विषय नहीं बनता देश में, तो इस कश्मीर का विषय कभी नहीं बना। तो दिल्ली में सेमिनार्स करके उन विक्टिम्स की उनके इंटरव्यू कराना, उनके सब रखना, ही विद्यार्थी परिषद ने काम किया। उस दौर में मुझे भी जाना मिला। कश्मीर गए आप? कश्मीर में एक बार तय किया कि उधमपुर में सबको एक 370 के विषय को विद्यार्थी परिषद ने शायद 92 की 91 की बात है, तो एक तय किया था कि हम वहाँ जाएंगे और जाकर के सत्याग्रह करेंगे। ठीक है। और आज विनोद तावड़े जी जो महाराष्ट्र के अभी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उस समय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय मंत्री थे जी, वो उसमें लीड कर रहे थे। उस समय हम गए, उसमें लेकर के उधमपुर से जैसे ही पैदल चलना शुरू किए, पुलिस ने थोड़ी देर बाद रोक करके मैं गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन तक उधमपुर में सब जेल में रहे। अब वहाँ पे पूरे एक तरह से एक स्कूल को उन्होंने जेल डिक्लेयर कर दिया था, सबको वहीं रखा। अब इस बीच का दौर देखेंगे तो पंजाब में आतंकवाद था जी, ये बड़ा एक उठापटक वाला दौर था पूरे देश के लिए। पंजाब में आतंकवाद चरम पे था। ये तय किया गया कि मैं 92 में विद्यार्थी परिषद में नहीं था, ये सत्याग्रह विद्यार्थी परिषद का था। उस समय हमारे संगठन मंत्री थे गोपाल जी आर्य। गोपाल जी ने मुझे बुलाया। जब मैं अयोध्या के आंदोलन में गया तो प्रचारक थे गोपाल जी आर्य। तब भी गोपाल जी ने मुझे सूचना दे कहा कि लखनऊ ट्रेन जा रही है, उस पर पहुँचो, आपको अयोध्या जाना है। अच्छा। वो भी 3 घंटे पहले कहा। और जब उधमपुर जाने का हुआ तब भी मुझे 3 घंटे पहले बुला, कहा कि आपको उधमपुर जाना है और ये जो बस जा रही है इसको आपको लेके जाना है। ठीक है। तो मैंने मजाक भी किया, मैं विद्यार्थी वर्षन थोड़ी हूँ मैं, तो लेके जाना है इन सबको। अच्छा। तो बस में तो हम जब पंजाब क्रॉस कर रहे थे तो मैंने बताया कि आतंकवाद चरम पे था। तो आतंकवाद की स्थिति बनी कि एक जगह हम खाना रुके, सर्दियों के दिन थे। तो उससे पूछा, 2 जने जाके उतर के एक से पूछा कि भाई खाना पूछ के आओ, खाना है क्या इतना, और यहाँ कोई ऐसी खतरा तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं कोई खतरा नहीं, आराम से आ जाओ। हम जैसे पहुँचे तो ढाबे बैठने लगे तो बोला सब आगे मत बैठो, थोड़ा अंदर बैठना। अच्छा।
तो हमें खटका हुआ, हमने क्या बात है भाई। उनके साथ वो 3 दिन पहले बस में जो लोग उतार के मारे थे ना, वो यहीं 200-500 मीटर पे घटना हुआ। वो बस वाला बड़ा चर्चित कांड था वो तो। वो उसी की हाँ हाँ तो बिल्कुल उस मुझे ढाबे ध्यान आ पास रहा में है। ही था। हाँ तो हमने मजाक किया, हमने कहा यार तू हमें डरा रहा है, खाना खिलाना चाहता है। यार फटाफट जिसको जितना खाना खा रहा है तुरंत गाड़ी में बैठे। ठीक है। थोड़ी देर आगे पहुंचे तो एक जिप्सी में 2 लोग आगे, स्टेन गन लगी हुई है। अच्छा। बस के पीछे पीछे चलते रहे, चलते चलते बस के आगे आगे और बस को आगे आगे चलाएं। अब ये हमें, क्योंकि वो वर्दी उन्होंने पुलिस की पहनी, ये पुलिस है या आतंकवादी पता नहीं। धीरे चलते चलते उन्होंने अपनी जिप्सी को आगे लगा दिया, हमारे रोक दी गाड़ी। ओह। उतरो नीचे। हम जो पूरे लोग थे उसमें आपके प्रताप राव भी, जो पत्रकार से आते हैं, वो भी थे। हाँ प्रताप राव जी। ऐसे संजय सुरलिया सब। मैं उनको कह के गया कि मैं तुम बैठना, मैं बात करके आता हूँ। नहीं, वहाँ आपने भरतपुरिया वाला अंदाज नहीं दिखाया फिर? नहीं, वो तो हर जगह भरतपुर नहीं चलता ना। आपको उस दौर में तो आप हमें बात सामने कल लगी है। मैं ये कह के उतरा ड्राइवर को और संजय सुरलिया प्रताप को हाँ। कि तुम एक काम करना, मैं इनको बात मिलता हूँ, अगर कोई मुझे ऐसी चीज़ लगी गड़बड़ हो रही है तो तुम चिंता मत छोड़ना और चुपचाप बस को भगा के ले जाना, जो होगा देखेंगे कम से कम। तो हमने बात की, पता नहीं उनको क्या जचा, थे आतंकवादी वो, लेकिन बातचीत करके कैसे आए, क्यों घूम रहे हो, निकल रहे हो। हमने कहा जी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो रात को पता नहीं है पंजाब क्या होता है, पंजाब में क्या, रात को क्यों निकल रहे हो? जी बस खराब हो गई थी हमारी, तो स्टूडेंट हैं सारे के सारे, बस खराब हो गई इस कारण लेट हो गए, हम तो पहुँच जाते अब तक। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि उनको चुपचाप निकलो, चलो निकलो। अच्छा, आपको बिठा लिया? नहीं, जाने दिया। अच्छा, जाने दिया। पठानकोट पहुँचे तो पठानकोट के नाले पे कोई फिर हमें रोक लिया किसी ने। अच्छा। वहाँ पुलिस वाले थे, उन्होंने रोका, पूछा हमने तुम कैसे आ रहे हो, क्या है, रात को क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा पैसे मांगो, पैसे दो। हमने कहा पैसे काम, तो स्टूडेंट हैं सारे के सारे। तो उसमें संयोग से कोई डिप्टी एसपी लेवल का कोई व्यक्ति आ गया। हाँ। उसने पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया जी हम तो ये स्टूडेंट हैं, ऐसे जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने। और वो पुलिस वाले बोल रहे यहाँ तो देता है कि नहीं, मारेंगे यहाँ तो नाले में डाल देंगे पास में, और यहाँ तो मारते हैं तो आतंकवादी मार रहे हैं, तो पुलिस तो आती नहीं कहीं। तो हमने मारे हैं तो कुछ भी करे, हम पे पैसे तो नहीं है। इतने में डिप्टी एसपी आ गया। वो डिप्टी एसपी को फिर हम बताई तो वो कोई ढंग का व्यक्ति था, उसने उनको डांटा और हमें रवाना किया। ठीक है, निकल जान बची तो लाखों पाए। तो फिर पहुंच गए उधमपुर, 2 दिन वहाँ उधमपुर में जेल में रहे। हाँ। निकल गए, ऐसे करें। ठीक बात है। तो उसके बाद में फिर आप बीजेपी में कब आते हैं आप? बीजेपी में आ गया था, मैंने बताया ना कि जब मेरे को भेजा तो मैं बीजेपी में आ चुका था। अच्छा। 89 में बीजेपी में आ गया था। 89 में आप बीजेपी में आ गए थे? वो भी मैं कहीं बीजेपी में मेरे को आना है इसके लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया, मैं गया। कौन था गॉडफादर, कौन था आपका? कोई गॉडफादर नहीं, संगठन ही था। मुझे एक दिन अखबार में खबर पढ़ने को मिलती है, भारतीय जनता मोर्चे की प्रदेश की टीम घोषित हुई, उसमें प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व मुझे मिला। सीधे प्रदेश मंत्री बन गए आप? हाँ, कालीचंद जी अध्यक्ष थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, क्यों मैंने ना किसी को कहा, ना कल्पना थी, न जाने की। तो हमारे यहाँ संगठन में है कि संगठन योजना बनाता है किसको काम करना, जो संगठन तय करे करेंगे, इसी सोच के हमेशा काम किया निकल। तो कालीचंद जी के पास पहुंच गया, मैं साइकिल उठाई पहुंच गया, मैंने कहा कालीचरण सराफ जी, मैंने आपने कैसे, ये क्या थे उस टाइम पे? युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, भाजपा युवा मोर्चा के जी, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा मेरा नाम कैसे कर दिया, किसने कहा आपको? अच्छा, आप बीजेपी में आना ही नहीं चाहते थे? नहीं, हमारे सही नहीं, सोच ही नहीं है अच्छा। निकलने की। मैं कहता हूँ डेस्टिनी लेके आ गई निकल। तो उनका जिससे बात करनी थी कर ली, बना दिया तेरे को। अच्छा, बना दिया तो बना दिया? बना दिया, हो गया, संगठन ने तय किया, जिससे बात करनी थी, मतलब संगठन में बात की होगी, उन्होंने कहा होगा इसको। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे बीजेपी के? बीजेपी के शायद भंवर जी थे। भंवरलाल शर्मा जी थे। भंवर जी थे मुझे, ठीक बात। 89 भंवर जी थे। तो उसके बाद में आप प्रदेश मंत्री बन जाते हैं, प्रदेश मंत्री हुए युवा मोर्चे में, और खूब- फिर वापस से आपकी पार्टी की सरकार भी बन जाती है 93 में? 90 में नहीं, 90 में बन जाती है ना पहले, 90 में, फिर उसके बाद में सरकार बर्खास्त हो जाती 93 है, में बन जाती है भैरू सिंह शेखावत अयोध्या कारण। 93 में फिर सरकार बनती है, 98 तक रहती है। 98 तक। और उस सरकार में क्या भूमिका रही फिर आपकी भैरू सिंह? कार्यकर्ता के नाते में अलग अलग मंत्री, फिर बाद में पार्टी में युवा मोर्चे में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, फिर मैं पार्टी में प्रदेश मंत्री बन गया, महामंत्री। फिर मीडिया प्रकोष्ठ शुरू हुआ 89 में, पार्टी में 91 में ओम जी माथुर संगठन मंत्री थे और रामदास जी अध्यक्ष थे। तो मीडिया प्रकोष्ठ को शुरुआत में नहीं की। एक विचार आया, देश भर में पार्टी में चला, तो राजस्थान पहला राज्य था जिसने मीडिया प्रकोष्ठ शुरू किया, तो उसका पहला प्रमुख मैं था। तो काम इसके युवा मोर्चे के साथ साथ एडिशनल काम, जगह जगह संगठन के चुनाव होते थे, उसमें भी हमें अवसर दिया तो जाके वो कराने का काम निकल कर। फिर जब संगठन की सरकार बनी तो सरकार के नाते संगठन के जो काम होते हैं उन कामों की भूमिका वकालत के नाते चली रही थी लगातार। इसी बीच में 95 या 6 में देश में हिंदू जागरण मंच की स्थापना हुई। ऐसा लगा कि हिंदुओं के विषयों को लेकर के एक रखना चाहिए इन विषयों को, तो संगठन बनाया देश भर में।
तो मुझे एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आता है, माननीय सोहन सिंह जी पार्टी के यहाँ क्षेत्रीय प्रचारक थे हमारे बड़े, हाँ, संघ के, उनको बोला माननीय सोहन सिंह जी ने बुलाया सुबह कार्यालय आओ। तो मैं, ज्ञानदेव जी आहूजा और एक शेखर चंद जी जैन थे, स्वर्गवास हो गया, सीनियर एडवोकेट थे, एक शंकर जी बोला। ठीक है। मैं पहुंचा तो 3 जने ये भी बैठे थे, चर्चा। माननीय सोहन सिंह जी सबकी चिंता करते थे, बहुत बड़ा कद था, और संगठन में मानते थे माननीय सोहन सिंह जी ने बुलाया तो कोई गलती कर दी क्या हमने? अच्छा। तो ऐसा तो लगता था कोई, तो हम डरे हुए थे, हमने कहा यार क्या बात होगी। तो चारों को देखा तो लगा कोई कम से कम हम तो शैतान हो, तो और तो नहीं कहीं से निकल कर। ठीक है। बैठक हुई, बैठक में माननीय भैया जी और माननीय सोहन सिंह जी थे। उन्होंने मेरे को कहा कि भैया आपको हिंदू जागरण मंच में काम करना है, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री के नाते। ठीक है। हिंदू जागरण मंच पूरे राजस्थान की इकाई होती थी उसमें, तो वो काम मुझे। तो ये भी कहा साथ में कि इसमें काम करते हुए राजनीतिक मंचों पर नहीं जाओगे, राजनीतिक वक्तव्य नहीं दोगे। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने सोचा कि इसका मतलब हमारा कार्यक्षेत्र बदल गया, अब राजनीति नहीं है, इस संगठन का काम मिल गया। संगठन में संघ के संस्कार यही कहते हैं कि जिस संगठन का काम किया उसमें काम करना। तो मैंने जब माननीय सोहन सिंह जी का ये हुआ तो हम समझा कि इस्तीफा देना है। तो मैं ऊपर बैठक खत्म हो गई तो भैया जी के पास चला गया, उनसे पूछा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। तो उनका नहीं, इस्तीफा नहीं देना है, मंच पे नहीं जाना, भाषण नहीं देना, वक्तव्य नहीं देने, बाकी संगठन का मूल काम इसको करना है, वो भी काम करते रहो सारे। ठीक है। तो उसके नाते भी मैं आधा राजस्थान हिंदू जागरण मंच के नाते उसमें लगातार प्रवास, युवा मोर्चे में मंत्री बना तब भी मैं लगभग पूरा राजस्थान घूम लिया था मैं, संगठन के नाते, युवा मोर्चे के नाते। एक और बड़ी घटना होती है उसी टाइम पे भैरू सिंह शेखावत की सरकार में कि सरकार को गिराने की कोशिश कुछ विधायक करते हैं। बाबूलाल जी शर्मा और बाबूलाल जी शर्मा, भैरू सिंह शेखावत अमेरिका गए सिंह जी इलाज कराने गए थे, उसी समय दौर हुआ। हाँ। तो उस दौर में भी तुरंत क्योंकि जानकारी हो गई थी, तो हम तो क्योंकि उस समय युवा मोर्चे में कार्यकर्ता थे, लेकिन उस समय के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, रामदास जी थे, ओम जी थे, ललित जी, रघुवीर जी, सब जितने भी लोग थे वो सब सक्रिय थे। उनमें एक सहयोगी कार्यकर्ता के नाते जो काम हमको दिए उस काम को कर रहे थे, जहाँ कैंप में रखा था वहाँ करने का, सब इन कामों को कर रहे थे उसमें। ठीक बात है। तो हिंदू जागरण मंच के बाद में फिर आप लगातार मैं लगातार पार्टी में करता रहा, वो दौर ऐसा रहा हिंदू जागरण, बाकी पार्टी के काम लगातार। तो डॉक्टर साहब ये वो दौर है जब आपकी जो राजनीतिक यात्रा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, आपके साथ के जितने भी लोग हैं सब विधायक बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाता है, राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर महेश जोशी, रघु शर्मा, कालीचरण सराफ विधायक बन जाते हैं, राजपाल सिंह शेखावत 90 में विधायक बन जाते हैं। आपको नहीं लगा कि आप कहीं पिछड़ रहे हो अपने साथियों से? सब एमएलए बनते जा रहे हैं, कोई मंत्री, राठौड़ साहब तो मंत्री बन गए थे उसी दौरान, और आप एक कार्यकर्ता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। देखिए पहली बात तो एक तो विषय था कि राजेंद्र जी, राजपाल जी सब मेरे सीनियर थे, रघु, महेश जोशी, हम सबका दौर ये था, लेकिन ये सब उम्र में भी सीनियर थे, वैसे यूनिवर्सिटी में भी सीनियर। एक ये बात सही है कि व्यक्ति के नाते लगता तो ही कि हमको अवसर नहीं मिला, दूसरे को मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी इस विषय पर विचार आया नहीं। तो मैं वही कह सकता हूँ कि संगठन के जो संस्कार थे उसने काम करते रहो, जिसको तय करना करेगा। नहीं, मन में एक टीस होती होगी ना कि साथ के लोग विधायक सांसद बन गए, टीस आप करके बार तो बार कार्यकर्ता तो टीस करके तो नहीं रहा, लेकिन एक इच्छा तो होती है हर व्यक्ति की, कम से कम महत्वाकांक्षा ही मर गई तो काम करने की इच्छा जरूर रहती है, लेकिन टीस कभी नहीं रही। काम कर अपने समय पर उचित जगह विषय रखना, उसके बाद जो निर्णय हो काम करना। लेकिन इस दौर में मुझे संगठन के काम लगातार मिलते रहे। ठीक है। संगठन में कोई मंत्री का, उपाध्यक्ष का, प्रवक्ता का, मीडिया का, प्रशिक्षण प्रभारी, महेश जी बने तो राजस्थान का प्रशिक्षण प्रभारी काम था। तो देश में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने किए, प्रवक्ता का काम रहा तो उसको काम करने का। बाद में फिर यही चलते चलते 9 में आकर के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। उससे पहले एक और बड़ी घटना होती है, राजस्थान में वसुंधरा राजे की एंट्री होती है 2003 में। 3 में होती, मैं था उस दौर में। बीजेपी के कुछ लोग, जो ओल्ड गार्ड जो लॉबी थी बीजेपी में, रामदास अग्रवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, गुलाब चंद कटारिया, ये तो सारी बातें लिखी हुई हैं कि बड़ी तकलीफ थी इस बात को लेकर अचानक से वसुंधरा राजे राजस्थान 99 में के आसपास शायद भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, 99-2000 का। उसमें 3 में चुनाव का समय आ रहा था तो किसको करना है, तो केंद्र ने तय किया कि वसुंधरा जी, उस समय विदेश राज्य मंत्री के काम कर, या लघु उद्योग मंत्रालय के नाते काम था उनके पास, उसके मंत्री थी, उसके नाते उनको तय किया। मुझे आपने बात सही कही, उस दौर में ये ज़्यादातर हमारे बड़े नेता इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। कुछ मुखर होकर बोल रहे थे, कुछ अंदर करते हुए निकलने का। अब कोई है कुछ नहीं है, नाम लेने का मतलब। आप किस पक्ष में थे उस वक्त? लेकिन मैं तो स्ट्रीम में था। उनमें से जो आपने नाम लिया, कुछ लोग ऐसे थे पूरी तरह से, जैसे ललित किशोर चतुर्वेदी पूरी तरह वसुंधरा जी के साथ थे। साथ थे? हाँ, कि केंद्र ने कह दिया था, संगठन ने भी कहा साथ देना है, तो पूरी तरह साथ थे। इसलिए मैंने कहा कि जो नाम सब नहीं, लेकिन ललित किशोर चतुर्वेदी साथ थे पूरे। कुछ उस समय के रामदास अग्रवाल,
रामदास जी संगठन काम रहते थे, लेकिन कुछ विषयों के ऊपर उनका अलग अलग रहता होगा निकल कर। घनश्याम तिवारी खिलाफ थे। मैंने किसका नाम लेने का मतलब नहीं था जी। दौर में, लेकिन ललित जी का आप किस पक्ष में थे? मैं उस समय की वसुंधरा जी की जो टीम बनी पहले, उसमें मेरे को मीडिया प्रमुख के नाते जिम्मेदारी उसमें दी। पहली घोषणा में उनको सबसे पहला घोषणा की तो उन्होंने सीख की। फिर एक 6-7 लोगों की टीम हमारी बनी हुई थी। ठीक है। उस टीम को जब अध्यक्ष बन के काम कर रही थी और चुनाव की सारी योजना सब चीज़ करना, उसमें सुधांशु मित्तल भी थे, कई बार प्रमोद महाजन जी भी साथ बैठते थे। ऐसे हम 6-7 जने लगातार उसमें बैठते थे और आगे की 3000 की और चुनाव की डॉक्टर प्रमोद महाजन जी से मुझे एक अच्छी बात याद आई 2003 का चुनाव, उस पर मैंने खूब सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। और 2003 में बीजेपी ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, हाईटेक कैंपेन। उसको लेके आए थे प्रमोद महाजन कि एकदम से फटाफट से हाई टेक्नोलॉजी के साथ में कैंपेन करना, और इसके बीजेपी में अगर कोई जनक थे और बीजेपी में अगर इसकी मॉनिटरिंग की तो वो प्रमोद महाजन ने की। और बहुत जल्दी प्रमोद महाजन का जो जीवन है उसके बाद में उनके साथ जो भी घटना हुई, मर्डर हुआ, तो आपको नहीं लगता बीजेपी कितना मिस करती है प्रमोद महाजन जैसे लीडर को? प्रमोद जी को मैं कह सकता हूँ वो नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे जी। वो नेता होते हुए भी दोस्त भी थे। जो उनके संपर्क में आता था। आप मिले कभी उनसे? नहीं, मैंने 7 काम किया। मैंने था 3 में तो हम जो 6-7 राजस्थान का पूरा कैंपेन उन्होंने ही देखा 6-7 जनों की टीम थी, उस टीम में मैं भी था। जो हाईटेक कैंपेन टीम थी उनकी, ओवरऑल पूरे कैंपेन को जो चलाने का, संघ की योजना बनाने का, उस पूरी टीम में मैं था। हम 6-7 जने थे, उस टीम में मैं था। वो पूरी बहुत निकटता के साथ उनको देखा। प्रमोद जी जहाँ विषयों को और संगठन के विषयों को लेकर के सख्त थे, वहीं मित्र के नाते सबके साथ सहज थे, सरल थे। ये बात सही है कि उन्होंने मुंबई से आए थे, मुंबई में कई नए प्रयोग किए, तो उन प्रयोगों को राजस्थान में ऐसा लगता था कि पहली बार प्रयोग किए। नए तरह के प्रयोग, उस समय की चुनौतियां भी थी। जहाँ आपने कहा कि संगठन में कुछ लोग को लगता था कि नया लीडरशिप लेके आ गए, यंग लीडरशिप लेके आ गए। दूसरी तरफ दौर में भी देवी सिंह जी वाटी ऐसे कुछ लोग खड़े सामाजिक न्याय मंच, सामाजिक न्याय बना करके जब चुनाव शुरू हुआ तो उन्होंने जगह जगह प्रखर और उग्र विरोध पार्टी करने का काम किया। लेकिन प्रमोद जी बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से सबको बढ़ा करके उन्होंने कहा, देश का प्रदेश का वातावरण भी था और सब संगठन की ताकत भी मिली, मिल करके पहली बार ऐसा हुआ कि हम 120 सीट के ऊपर जीत करके आए। ठीक बात है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर प्रमोद जी अगर कुछ साल और रहते तो बीजेपी को पहले ही हाईटेक पार्टी बना देते? अब जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एकदम टेक्नो फ्रेंडली पार्टी, टेक्निकली अपडेट पार्टी, मुझे लगता है कि संघ और बीजेपी किसी को करके समयानुकूल परिवर्तन की बात में की है। हमेशा जैसे समय हो उसके समय के हिसाब से परिवर्तन करने के बाद बीजेपी ने अपने को समय के साथ परिवर्तन करने की बात की, जब जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको। आज नहीं, आप देखिए कि आज आडवाणी जी हम सबके केवल मार्गदर्शक के नाते हैं, उनकी ऐसी शारीरिक स्थिति नहीं है कि हम किसी को मिलना, लेकिन आप कल्पना करिए उस व्यक्ति ने, अटल जी ने कभी सोचा था कि आने वाली समय की बीजेपी कैसे होगी? 80 के दौर में सब जो आज की नेतृत्व कर रहे हैं या जो चले गए, जिसमें प्रमोद जी का नाम आता है, इन सबको आडवाणी जी उस समय एक कार्यकर्ता के नाते अलग अलग कहीं प्रांतों में, कहीं केंद्र की टीम में लेके आए और आज सब देश भर में बीजेपी का नेतृत्व पीढ़ी कर रही है। उस समय अगर उन्होंने कल्पना नहीं की होती तो कल्पना करिए बीजेपी क्या चीज़ होती निकल कर। ठीक बात है। फिर बाद में ये सबका दौर निकल कर आया, उसमें से नई लीडरशिप निकली, सब निकला, तो बीजेपी आज भी। बाद में फिर नरेंद्र भाई का प्रयोग निकल करके आया, एक मुख्यमंत्री के नाते जो दौर था, उस मुख्यमंत्री के नाते उनको आपके कुंभ का भूकंप, उसके बाद जाना, फिर गुजरात की घटना, जिस तरह के तूफान चले गुजरात में जी, उस सब में से नरेंद्र मोदी जी का एक सारे देश को पता चला कि कैसे प्रशासक हैं, कैसे नेतृत्व करते हैं, निकल करके आए, डिलीवर भी किया निकल करके। जहाँ एक प्रखर नेता, अनुभवी नेता और दूरदर्शी नेता, जिसके सामने केवल एक है कि देश है कैसे आगे बढ़े, इसको लेने की बात हुई। वहीं नए नए प्रयोग करके हम कैसे देश की राजनीति में अपनी स्वीकार्यता भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ा सकते हैं, विचार का भी और तंत्र का भी, दोनों का उपयोग करने का एक नया प्रयोग उस दौर में शुरू है। 2008 का चुनाव आ जाता है, आपको इस बार भी टिकट नहीं मिलता है। टिकट मांगना कहा आपने पार्टी को 2008 के चुनाव मांगा था जी, और 3 में भी मांगा था? 3 में नहीं मांगा 3 में भी था। मैंने कहा कि मैं अपना विषय रख देता था। अच्छा, कि मेरी ये जहाँ इच्छा है उसका जो संगठन तय। तो आपको 3 में भी टिकट मुझे जाना है कि 2008 में प्रमोद जी, वो गुलाब जी कटारिया बाद में मुझे कहा कि 2008 में कल्पना थी, और मुझे केवल इतना ही नहीं, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया था, अब मैं नाम दोनों को कोट नहीं करूँगा, मेरे सामने किसी बात हुई दिल्ली, मैं टिकट की बात करने गया, उस समय के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे उन्होंने तुरंत मेरे से कहा क्यों बैठा, जाके तैयारी कर, तेरा तो होने वाला है, टिकट हो गया। अच्छा। और बाद में कट के दूसरे को मिल गया। जब हुई घोषणा तो मैं बीजेपी कार्यालय के मीडिया सेल में बैठ करके न्यूज़ की योजना बनाने का, मीडिया की योजना बना रहा था जी।
तो गुलाब जी ने कहा है यार तू अजीब आदमी है, टिकट करता है तब भी पार्टी काम करता रहता है, जब जो कार्यालय पर मिलता रहता है। तो मैंने कहा ना मूल संस्कार ये थे, अपना विषय रख दिया जिसको संगठन ठीक और 8 में भी आपको टिकट नहीं मिला, 8 में नहीं मिला, अपना काम करते रहे। फिर आप काम करते रहे। 9 में फिर दूसरा हुआ, काट के चुनाव खत्म होती है, 9 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उसी पार्टी में। मैं तो 47 साल का था जब प्रदेश अध्यक्ष बना, सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौर का देश का सबसे युवा था प्रदेश। ऐसी दबी जुबान में चर्चा चलती है मीडिया में या फिर इधर उधर कि वसुंधरा राजे का जो पावर था राजस्थान बीजेपी में, उसे कम करने के लिए आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। मुझे नहीं लगता, मैं इस बात को नहीं मानता जी, क्योंकि मैं इतना नया था उसको उसमें जिक्र की बात है। संगठन में अनुभव पूरा था, हाँ, युवा मोर्चे में लगातार सब पदों पर रहा, पार्टी में सब पदों पर रहा, मीडिया, प्रशिक्षण, मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, सब चीज़ों का, और प्रदेश में भी लगातार कई बार घूमने का नीचे तक अनुभव था, सब तरह के काम करने का। नहीं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि वसुंधरा राजे से आपकी जो कुछ असहमतियाँ थी? नहीं, मेरी कभी असहमति नहीं रही जी, दौर ऐसा हुआ कि 2009 में 9 अगस्त को मुझे पार्टी का अध्यक्ष घोषणा की, 9 जुलाई की बात है। घोषणा करने के बाद मुझे पता नहीं था, 2 मिनट पहले ही पता नहीं था। अच्छा, मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैंने किसी को इच्छा व्यक्त नहीं की। एक दिन अचानक मुझे, मैं उस समय हमारे संगठन मंत्री थे प्रकाश जी, कुछ विषयों को लेकर चर्चा करनी थी, 4 बजे का समय तय हुआ। मैं नीचे उतर के आया तो रामलाल जी का फोन आया, रामलाल जी उस समय संगठन मंत्री थे। जी, कि अरुण जी आप संभाल लोगे काम? मैंने कहा क्या संभालना है जी, बताओ सही। तो उन्होंने बताया कि तय किया है। मैंने जी दिया है काम, तो मिलजुल के करते हैं अपन, तो संगठन में ही रहती है, काम करेंगे इसको। मैं वहाँ से तुरंत मैंने अपनी गाड़ी उठा करके, मैं उस समय जवाहर नगर रहता था, अच्छा, पुलिस मेमोरियल आया तो मैंने, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उनका फोन आया कि जानकारी मिले। हाँ। तो एकदम अचानक हुआ, मैं उससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया, किसी को और नहीं आप तैयार थे प्रदेश अध्यक्ष के? कहा। संगठन ने जो दायित्व मुझे दिया हम्म, मैंने कभी मना नहीं की, कि हमारे यहाँ संगठन में कोई व्यक्ति थोड़ी करता है, टीम काम करती है, टीम सब निकल जाएगा निकल कर। प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। और तो उस दौर में तब तक ऐसा कोई विषय नहीं था। उस समय एक पार्टी ने ये तय किया था कि आपको ध्यान हो कि 2009 के चुनाव में लोकसभा में पार्टी हारी थी, माननीय अडवाणी जी का चेहरा रखते हम चुनाव लड़े, और जी, जो अपेक्षा थी उससे कम सीटें आई, 8 में भी हम बुरी तरह हारे थे विधानसभा। एक निराशा का वातावरण था, देश में भी काफ़ी उसका नहीं था। उसमें अध्यक्ष बनने की बात हुई थी, तय किया था कि उस समय के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे सब उनको जहाँ जहाँ जिन राज्यों में हार हुई थी उनको विड्रॉ करने का। मुझे बाद में पता चला, उस समय तो मुझे ही पता नहीं जी, कि ओम जी माथुर ने इस्तीफा दे दिया। माननीय प्रकाश जी संगठन मंत्री थे, तो वो संघ में वापस चले गए। वसुंधरा जी को कहा होगा देने को, लेकिन उनकी सहमति उसमें नहीं थी, उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। ये मुझे तो पता नहीं था उस समय, मैं जब तक अध्यक्ष बना। घोषणा हो गई, ठीक है। मैं सहज रूप से सबसे मिला, तो वरिष्ठ नेता के नाते वसुंधरा जी के पास भी गया, ठीक है, उनके पास भी गया निकल करके। जो सामान्य बातें होती हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास जाते हैं, तो उनके मिल के आया। जी, 10 तारीख के आसपास विषय आता है कहीं, और तब केंद्र ने कहा होगा उनसे इस्तीफा देने को, सारा विषय। मुझे 15 को कहा, तो मैंने 15 को पहली बार, तो मेरी तरफ से कभी कोई नहीं था, ये कोई केंद्र का विषय था होता। वो शायद किसी को दिल में ये हो गया होगा कि ये आया इसलिए आया कि मेरे को डिस्टलाइज करे या इस्तीफा दे कहीं करने का। लेकिन केंद्र की योजना मुझे नहीं पता, मेरे को कभी केंद्र ने किसी ने कहा ना, मैं योजना चाहे नहीं कुछ नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि 10 तारीख को हमारे यहाँ संगठन के चुनाव के काम शुरू हुए, मतलब सदस्यता अभियान चल रहा था। प्रोफेसर बाल आप्टे जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सदस्यता अभियान के प्रभारी थे, ठीक है, और सदस्यता के नाते कुछ नियमावली उन्होंने बताई थी, एक व्यक्ति को कितनी पत्रिका देनी, ऐसे जो भी संगठन के नियम होते हैं। उस दौर में कुछ ये, जब केंद्र ने वसुंधरा जी से इस्तीफा मांग लिया, वो दौर चला, तो वसुंधरा जी के पक्ष में कुछ लोग थे, उन्होंने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू, परेड करवा दिया था। परेड तो बहुत बाद में जी, ये जो मैं बता रहा तो हूँ, उसके 15 अगस्त के बाद की 16 और 17 अगस्त की। हाँ, तो 2 दिन में विरोध जगह जगह शुरू हो गए, कई जगह कार्यालयों पर सदस्यता पंजिकाओं को जलाने का शुरू हुआ, से काम शुरू हो गए निकल कर। देश भर प्रदेश में पूरा वातावरण ऐसा बन गया निकल कर। तो इसमें कहीं मैं कारण नहीं था, केंद्र का योजना, केंद्र सहज रूप से किसी से कहता है कि आपका दायित्व परिवर्तन हो रहा है, हमसे कहा कि अध्यक्ष दूसरा बन गया, तो हम तुरंत निकल के चले गए। जो संगठन ने योजना बनाई काम करना, तो मैं उसको उत्तरी रूप में लेता हूँ। लेकिन देश भर में विरोध हुआ, और उसके कारण से कुछ कड़े निर्णय भी उस समय के पार्टी संगठन को केंद्र की ओर। नहीं, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए ना बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिससे वसुंधरा राजे जी असहज थी? नहीं, वसुंधरा जी तो ऐसे निश्चित रूप से उनको लगता है कोई निर्णय और ऐसे जो होंगी, लेकिन निर्णय इतना ही था कि उस समय जब ये सारा दौर चल रहा था, तो संगठन के सब प्रमुख लोग बैठे और बैठ करके तय किया कि जो ऐसे 2-3 लोग आइडेंटिफाई करो, उनको ऊपर सख्त कार्रवाई हो। तो ऐसे 2 कार्यकर्ताओं को हमने सस्पेंड किया पार्टी से। कौन कौन थे वो 2 कार्यकर्ता? राजेंद्र राठौड़ जी और ज्ञानदेव जी आहूजा।
आपने सस्पेंड किया? सस्पेंड किया उसी दौरान। नहीं, ये तो बड़ी न्यूज़ थी उस वक्त पे। सबको तो सब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कोई हाँ। उनको तो और माना जाने लगा कि जो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हैं वो प्रदेश बीजेपी के एक मजबूत कप्तान है, बड़े फैसले ले सकते कभी हैं। कोई व्यक्ति, मैं आज भी मानता हूँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा है, संगठन ही ताकत देता है, संगठन के कारण। और ये निर्णय भी हमने किए तो व्यक्ति के नहीं थे। एक उस समय का जो हम पार्टी में तरीका है कि हम सब मिल बैठ करके निर्णय करते हैं, वो निर्णय उसमें ही किया और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने का काम था। व्यक्ति के प्रति कभी कोई नहीं करता नहीं, लेकिन संगठन आपका का विरोध हुआ फिर पार्टी में? नहीं, पार्टी में कोई ऐसा निश्चित रूप से कुछ लोगों का अपने हित की बात थी। हाँ। वसुंधरा जी का ये नहीं था कि अरुण चतुर्वेदी, लेकिन उनका तो अपना था ना कि मैं इस्तीफा देना नहीं देना, सारा केंद्र का विषय था, चल रहा था। मैं अध्यक्ष था तो निश्चित रूप से मेरे पे दायित्व ज़्यादा था कि यहाँ पार्टी को, संगठन को चलाना है। हाँ। उस संगठन के दौर में पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, 2 बाई इलेक्शन आ गए, तुरंत ही आए मेरे अध्यक्ष बनते ही। टोड़ा भीम का चुनाव और सोलुम्बर का चुनाव, उन 2 में से एक टोड़ा भीम का चुनाव जो हम पहले कभी एकाध बार ही जीते तो उस चुनाव को जीत के आए। सोलुम्बर हम जनरल इलेक्शन में 21,000 से हारे हुए थे, वो हम बहुत टक्कर दे करके केवल 2,500 से हारे बाद में चुनाव को। ठीक बात है। पंचायत चुनाव में हम 20 जगह जिला प्रमुख जिता के लेके आए। नगर परिषद, नगर निगम में हम सबसे अधिक, कांग्रेस से ज़्यादा बोर्डों में जीत करके आए। ये वही दौर था निकल करके। इस सब में पार्टी ने विपक्ष में होने के बाद भी और ये आंतरिक स्थिति होने के बाद भी हम इसमें निकल करके आए। कोई आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत अच्छी पार्टी की नहीं थी, केवल संगठन का कार्यकर्ता और संगठनिस्ट था, 2 को लेकर निकले। 2013 का चुनाव आ जाता है और आप प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहते। 2013 में ही मुझे ये तय किया कि अब इस्तीफा, आपको इस्तीफा देना है और वसुंधरा जी अध्यक्ष बने। ठीक है, हमने इस्तीफा दिया, ठीक है, वसुंधरा जी अध्यक्ष बनी, उनका स्वागत किया, लग गए अपने काम में। और उसके बाद में आप चुनाव जीत जाते हैं। मैं चुनाव, और आप मंत्री भी बन जाते हैं। उस बीच में एक और हुआ कि वसुंधरा जी अपनी टीम बनाती हैं। मैं मिलने के लिए उन्होंने बुलाया, हम मिल के गए। तो कई लोगों को ये है कि इस कारण, तो वसुंधरा जी ने कहा भाई मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम में रहो। आपको कहा वसुंधरा राजे ने? मैंने, मैं टीम में ही हूँ, आप पार्टी के अध्यक्ष हो, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते टीम में ही हूँ। आप तो जो काम अध्यक्ष के नाते बना करूँगा, तो मैं चाहती हूँ उपाध्यक्ष के नाते मैंने इस पर विचार करूँगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि विचार नहीं, मैंने कहा साफ ही मना की, मैंने कि इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष के नाते से आपके संगठन में कई प्रदेशों में भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पद की जरूरत नहीं है। आप किसी और कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष बनाओ, जिससे कि एक कार्यकर्ता को काम मिलेगा, मैं तो घूमने वाला हूँ निकल करके। बाद में फिर केंद्र के 1-2 लोगों ने बात की, उनको मना करके आया। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे से बिना पूछे बाद में अपनी टीम जो घोषित की, हाँ। उसमें मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते। और आपसे पूछा नहीं? मैं मना करने के बाद किया। अच्छा। अब वो संगठन का निर्णय, मैंने कहा जब अध्यक्ष बनाते हैं तब भी संगठन का निर्णय। नहीं, ये वसुंधरा राजे का निर्णय था या संगठन का निर्णय था? अध्यक्ष तो वो थी ना, उनकी सहमति तो रही होगी ना, किसी का निर्णय किया तो उसमें उपाध्यक्ष के नाते काम मुझे, उसके नाते फिर सारा चुनाव की तैयारी, क्योंकि उस समय की टीम वही थी। 13 के चुनाव में तो जो हमारी टीम पूरी वही थी जो मेरे अध्यक्ष काल में बनी थी टीम सारी, उसी टीम से हम काम कर रहे थे। पूरा देश भर में घूमा, आपको ध्यान है। बाद में हम 163 सीट पे जीत के 2013 में आप विधायक बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। ठीक बात है। और मंत्री बनने के बाद में कुछ ऐसे 2-3 काम बताइए कि जिसके लिए आपको याद किया जाए राजस्थान सरकार में बतौर मंत्री। आप मेरे को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का काम मिला और ये विभाग मैं कह सकता हूँ कि चुनौती का विभाग था, जहाँ हम समाज के उस तबके की सेवा करते थे जिसको पास बहुत सारी चीज़ें अभी पहुँची नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, कहीं दिव्यांग व्यक्ति होगा, विधवा महिला है, इस सबको उस तबके के पास पहुँचाने का। करप्शन की चर्चा बहुत होती थी, तो हमने 17 स्कीम थी, उन 17 के 17 स्कीम्स को ऑनलाइन किया। ठीक है, उसको रोकने का। हॉस्टल्स हमारे बीच में, हॉस्टल्स में निकल करके जो बच्चे रहते थे उनको स्थितियाँ ना खाने की थी ना रहने की स्थिति थी। हमने अभियान चला के उनके खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव किया और उनके हॉस्टल्स की स्थितियों को सुधार किया, जिससे कि रहने की स्थिति बन सके, उसको सुधारने का काम किया। जितने भी उस दौर में पहली बार हुआ कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 16 में पहली बार देश में कहीं मिला तो राजस्थान मिला। हमने सभी जितने भी हमारे छात्रावास थे, आवासीय विद्यालय थे, उन सब में आर्थिक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर दिया। 5% से लेकर 10% तक आरक्षण हमने किया उनको। उसके पीछे तत्व था, कोई ले कह सकता है कईयों को लगा भी कि SC के ST की सीटों के ऊपर हमने कुछ किया, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं था। मैंने उन सबको बिठाया, मैंने कहा 10 साल के आंकड़े रख दिए, टोटल सीट इतनी है, सीट भर रही है इतनी, बाकी खाली है। इसमें अगर कोई मान लीजिए ब्राह्मण का, राजपूत का, वैश्य का, कायस्थ का, सिख है, पंजाबी अगर आपके साथ रह रहा है, दिक्कत है क्या? तो सब कन्विंस हो गए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हम ही कहते हैं समरसता का विषय, समरसता कैसे आएगी अगर आप किसी को साथ नहीं रहोगे। ठीक है। तो उनके लिए पहली बार हमने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उसमें दौर में करने का काम किया। ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों को, आप आज बात कहीं होती होगी, हम देश राजस्थान में कम से कम उस समय कोई 2000 के आसपास मदरसे बंद किए हमने,
मदरसे थे ऐसे 0 टीचर के, 0 स्टूडेंट, बंद क्यों किए आपने? 0 स्टूडेंट के मदरसे थे। सरकार का फंड जा रहा है, सामान जा रहा है, बच्चा कोई ही नहीं वहाँ पे। उसका सर्वे कराया, एक बार नहीं 3 बार सर्वे कराया, अच्छा, और करने के 2000 मदरसे बंद किए। तो देश में कई बार करता है ना मदरसे, पहली बार राजस्थान में मदरसे कहीं किसी राज्य में सबसे पहले बंद हुए हैं, तो राजस्थान में उस दौर में कहा। हमने उस समय अल्पसंख्यक का आयोग, एक उनके पहले केवल नियम के आधार पर अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनता था, तो अल्पसंख्यक के एक पॉलिसी बना करके कैसे अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनेगा, इसकी पॉलिसी बनाने का काम पहली बार किया। हमने उसी समय एक तय किया था कि मदरसा एक्ट लेकर आने की बात की। अनफॉर्चुनेटली जब आया उस समय तक हमारी सरकार विधानसभा में पेश नहीं हो पाया, सरकार चली गई, बाद में वो आ नहीं पाया, बाद में अलग रूप में कांग्रेस सरकार लेके आई। तो जिस क्षेत्र में मेरे पास माइनॉरिटी भी था, उन सब विषयों को भी हमने बढ़ाने का, और सामाजिक न्याय की भी, इन दोनों, इन सब चीज़ों को आज मैं कह सकता हूँ। फिर दूसरा, उसी समय का आपको ध्यान होगा, देवनारायण योजना का काम बहुत चलते हैं। अच्छी योजना। देवनारायण योजना को जितने काम थे, कर्नल बैसला हमारे बीच में नहीं है, उनके संग लगातार बैठना होता था इन विषयों को बढ़ाने का। और आज मैं इस बात का संतोष कर सकता हूं कि उस समय हमने कि बेस्ट टीचर देने की बात की, सबकी। आज उसी में जब एमबीसी के रिजर्वेशन में कुछ उन 5 समाजों की बच्चियां आरएस बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं, टीचर बनती हैं, तो एक संतोष होता है कि वातावरण जो मिला, चाहे आवासीय विद्यालय में मिला या और हॉस्टल से मिला, उसके कारण से आज ये बन करके निकल के इसका लाभ मिला जी। और अगला चुनाव हार जाते हैं आप फिर? 18 में चुनाव। क्या कमियां रही, मतलब कि इतना अच्छा काम किया आपने? तकदीरी कहनी चाहिए आज की राजनीति में। नहीं, तकदीर तो फिर उससे आगे ज़्यादा खराब थी, आपको टिकट नहीं मिला अगले चुनाव में। सब तकदीर की चीज़ है। 2018 में कह सकता हूँ, केवल जो आज राजनीति में मार्केटिंग वाला कंसेप्ट है ना, हाँ, उस मार्केटिंग में कम ही रहूँगा। काम करो, लेकिन अगर उसको बजाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक बात है, उसमें कम रहूँगा। नहीं, इस बार तो टिकट नहीं मिला आपको, तो संगठन ने कुछ सोचा होगा दूसरा किसी निकल करके। डॉक्टर साहब, आप इस पूरी बातचीत में मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार हर चीज़ को संगठन पे डाल रहे हैं। ये हुआ तो संगठन की वजह से हुआ, ये हुआ तो संगठन की वजह से हुआ। मैं ये पूछना था ना कि उसमें डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी कहाँ करेक्टर है? मतलब आपने खुद से क्या किया कि आपका टिकट कटा तो संगठन ने काटा, टिकट मिला तो संगठन से मिला, ये हुआ, तो मैं आपका करेक्टर पूछना चाहता हूं। जी, अरुण चतुर्वेदी को बनाया किसने? संगठन ने बनाया। संगठन ने बनाया। नहीं, व्यक्ति की खुद की साधना होती है, खुद की मेहनत होती है। मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता होंगे देश प्रदेश में, कम से कम हजारों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने समय भी दिया होगा, सामर्थ्य भी दिया होगा, साधन में लगाया होगा, पैसा भी लगाया होगा। तो इस बार आप कमी बताइए कि आपकी ये कमी थी, इसकी वजह से आपको टिकट नहीं मिला। मुझे नहीं लगा, एक मैंने पूछा भी। आपकी सीट से एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो पत्रकार हैं गोपाल शर्मा, उनको टिकट मिल जाता है। मैंने पूछा भी, मुझे किसी ने नहीं कहा कमी है इस कारण से। जी, संगठन में सामान्य रूप से पुरानी परंपराएं रही हैं, किसी को टिकट नहीं देना हो तो पहले ही संगठन बोलना कह देता है कि भाई आपको। तो आपको कह दिया था संगठन? मुझे ही नहीं कहा, इसकी पीड़ा मुझे जरूर रही। हाँ। मैंने उचित जगह पे कहा मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पहले ही कह देते आप नहीं लड़ना तो मेरे को जिस योजना में लगाते, राजस्थान में करना है जहाँ लगाते मैं प्रचार करता, मध्य प्रदेश भेजते कहीं भेजते मैं चला जाता, ये जरूर रहा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात की पीड़ा है आपको, गिल्ट है इस बात का? पहले नहीं बताया जी, पहले बताना चाहिए था। तो मेरे का उपयोग मैं भी कर पाता और संगठन भी ज़्यादा उपयोग करता, क्योंकि मैं उसके बाद तो मैं जितना केवल हो सकता है ना, आप पीस मेल में उपयोग कर पाए, कहीं जरूरत थी आप चलो जो स्टेप लूँ, थोड़ी देर भाई साहब वहाँ चले जाना आपने। हाँ। लेकिन अगर पहले से योजना बन जाती तो उसका पूरा समय का उपयोग भी हो जाता, और व्यक्ति का उपयोग भी, जितनी मेरे में शक्ति सामर्थ्य है, जो अनुभव, उसका लाभ हम कुछ जगहों तो ये हो सकता है कुछ सीटों को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं हम, जितनी है हमारी, उसका उपयोग ज़्यादा हो सकता था। ठीक बात है। तो उसके बाद में आपको टिकट नहीं मिलता है एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को। मुझे कभी कभार डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि काश आपको टिकट मिल जाता तो यकीनन आप चुनाव जीता थे, क्योंकि जो प्रताप सिंह खाचरियावास थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। गोपाल शर्मा वो जीते, जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं वो भी इसी कारण जीते। 5 साल का संघर्ष सिविल लाइन्स के कार्यकर्ताओं ने जो किया, वो प्रताप सिंह के सारी चीज़ों को ले लेकर जनता के बीच में लग गए, सक्रियता बने। हाँ। उसी कारण जीते, हमारे जीते नहीं। लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि अगर आपको काश टिकट मिल जाता, आप चुनाव जीत जाते, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री के बहुत बड़े दावेदार हो सकते थे। क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरी भजनलाल शर्मा जी को लेके जो एक सिनेरियो था, जो क्राइटेरिया था, उस पूरे क्राइटेरिया में आप फिट थे। पहली चीज़ तो आप संगठन के वरिष्ठ नेता थे, आप पार्टी के सीनियर नेता थे, आप आरएसएस की भूमिका से थे, और सबसे बड़ी बात, अगर राजस्थान में ब्राह्मण फेस को मुख्यमंत्री बनाना था तो उस क्राइटेरिया को भी आप पूरा कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात आप भरतपुर से हैं। तो ये तो आपको एक पछतावा होना चाहिए। ये नहीं, मुझे कोई पछतावा जिंदगी में नहीं है जी। मैं एक ही कहता हूँ, अरुण चतुर्वेदी नाम के 1000-2000 लोग होंगे। हाँ। एक अरुण चतुर्वेदी को आज समाज में सबके सामने खड़ा किया, संगठन ने किया है, तो मैंने खोया कुछ नहीं है, पाया ही। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जो अरुण नाम का जो संयोग है भाजपा के साथ में, वो कितना कमाल का है। आप देखिए
कि केंद्र में 2 प्रधानमंत्री भाजपा से रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। दोनों के साथ में, दोनों की सरकार बिना एक अरुण के पूरी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अरुण शौरी और नरेंद्र मोदी के साथ में अरुण जेटली। वो उधर भी थे अरुण जेटली, अटल जी की सरकार में, अटल जी की सरकार में भी थे। लेकिन राजस्थान में ये जो बात है, थोड़ा सा विरोधाभास है कि यहाँ राजस्थान में आपके जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे बीजेपी से मुख्यमंत्री रही और अब भजनलाल शर्मा है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के करीबी अरुण चतुर्वेदी नहीं रहे। वसुंधरा जी की टीम में थे ना, मैं उस टीम में था और मैं कह सकता हूँ कि उस सरकार के जितने प्रमुख विषय थे उन सब विषयों के साथ जुड़े नहीं उस तरह से, जैसे कि अरुण शौरी तो अटल जी की एक सरकार की एक धुरी हुआ करते नहीं थे। कुछ भी, लेकिन अरुण जेटली, मैं इतना कह सकता हूँ कि उस वसुंधरा जी की सरकार में जितने भी उलझे हुए विषय थे उन सब विषयों में कहीं ना कहीं मुझे काम दे रखा था। गुर्जर आंदोलन चरम पे था, उस आंदोलन हमारे पास ही था। जाट आंदोलन भरतपुर में चला, उसको मेरे को ही भेजा था निकल करके। तो ऐसे जितने विषय थे उन सब विषयों में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जितना उस समय चर्चा में होता था, आज आप सुनते हो कि कहीं नहीं आता निकल कर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कब पता चला? आपने कहा ना जैसे कि कुछ निर्णय पार्टी ने आपके बारे में ऐसे किए कि आपको ही नहीं पता, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उससे 2 मिनट पहले आपको पता चला, और बीजेपी ऐसे निर्णय लेती है चौंकाने वाले निर्णय। आप तो 2 मिनट भी ज़्यादा कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड पहले ही पता नहीं था। नहीं, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको कब पता था? कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले? भजनलाल जी के बनने का जी नहीं, मुझे पता नहीं था। नहीं, आपके संगठन है लेकिन मेरे सामने चर्चा नहीं, आपको पता ही नहीं था? मुझे मेरे सामने चर्चा नहीं। आपके सामने कभी चर्चा ही नहीं? आपको थोड़ा भी ऐसा था कि शायद भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री? भजनलाल में एक अच्छी चीज़ है कि भजनलाल जी मेरे साथ के, मतलब मेरे संग जिलाध्यक्ष थे। पार्टी में भरतपुर का हूँ तो भरतपुर में युवा मोर्चे में मंत्री महामंत्री सब अध्यक्ष तक का काम, युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष तक का काम, मुझे सब चीज़ कार्यवाही सब चीज़ जानता हूँ। उस आदमी की एक खासियत है कि वो लगातार समय देते हुए लगा रहा काम, संगठन के काम के साथ, अपने घर नहीं कुछ नहीं, लगातार लगा रहा है, उसकी प्लस पॉइंट। अब तो काफ़ी सीनियर नेता हो गए हैं, भविष्य में आप डॉक्टर, नहीं आपकी बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी भविष्य में खुद की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि अभी 75 साल का जो सिनेरियो है ना, वो तो अभी बहुत आगे एक ही भूमिका है। हाँ। आज भी इस सरकार ने भी संगठन ने काम लगातार दे रही है। संगठन काम जो देता रहे, हम कहते काम देता रहे और काम को हम जबकि शक्ति सामर्थ्य उसके हिसाब से पहुंचाते रहे, हमारी संगठन की ताकत बढ़े, हम सब वर्गों में पहुंचे और यशस्वी सरकार बनाने में योगदान रहे, इसकी कल्पना है। अच्छा, केंद्र में भी राज्य। अब चूंकि लंबे टाइम से सियासत में हैं आप, और आपके दोस्त दुश्मन, हालांकि भैरू सिंह शेखावत कहते थे कि मैं मित्र बनाता हूं, दुश्मन नहीं बनाता, तो कौन कौन से आपके ऐसे खास दोस्त हैं राजस्थान की सियासत में जिनके साथ में कहते हैं कि एक अभी मोदी जी ने एक पॉडकास्ट दिया कि मैं सियासत में होने के बाद मैं देखता हूं कि कोई तू तड़ाके से बात करने वाला कोई दोस्त नहीं है, तो ये वेदना मोदी जी ने जो कहा ना सबकी है। अच्छा, हम जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं, मैं कई बार कहता हूँ, उतना अकेले होते जाते हैं। अच्छा, तो अपनी मन की बात हम कर सकें, ऐसा कोई एक आध आदमी है, कोई नहीं। तो कौन है आपके जीवन में ऐसा कोई जिसको मन की बात कर सकूं, राजनीतिक सियासत में कोई नहीं। तो डॉक्टर विरोधी कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं, सब मित्र हैं, तो लेकिन खुल के बात कर सकें ऐसा कोई नहीं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी अपनी मन की बात करने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे मोदी जी तो रेडियो पे कर लेते हैं, तो आपको अगर मन की बात करनी हो, मन की भड़ास निकालनी हो, तो कौन वो शख्स है कि यहाँ कुछ कहा जा सके? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो ये तो कुछ संगठन के ऐसे लोग हैं, कभी मन में कुछ उद्वेलन होता है तो उनके सामने अपने विषय को रख देता हूँ, निकल करके। ठीक बात है। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ नहीं रहे जो है उनके सामने रखते हैं, जो चले गए उनके सामने भी। 2-3 सवाल और पूछूंगा आपसे। बीजेपी संगठन को लेकर खूब सारी बातें हुई, राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य किसमें देखते हैं आप? कांग्रेस व्यक्ति के साथ नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो रही, क्योंकि व्यक्तियों की पार्टी बन गई इसलिए खत्म हो रही है। अब कोई भविष्य कांग्रेस का नहीं। ठीक है। दिल्ली में राष्ट्रीय जो नेशनल सिनेरियो है, वहाँ कांग्रेस का आप क्या भविष्य देखते हैं और किसके नेतृत्व में देखते हैं? मैंने कहा ना, क्योंकि अच्छा, आप कांग्रेस को खत्म मानते हैं? कांग्रेस ही अब खत्म, क्योंकि कांग्रेस से एक व्यक्ति और परिवार की पार्टी बन के खड़ी हो गई, एक एक करके नेता सब खत्म होते चले गए, इसलिए कांग्रेस का भविष्य अब मुझे दिखता ही नहीं। चलिए फिर ये बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? नहीं बनने वाले, कभी नहीं बनेंगे। आप जिसको आदमी को देश की समझ नहीं, देश की संस्कृति की समझ नहीं, समाज की समस्या नहीं, राजनीति नहीं, इतिहास नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, वो क्या प्रधानमंत्री? कांग्रेस में वो कौन सा नेता है जो लगता है आपको कि ये डिजर्विंग है और ये प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है? जो थे, किसको हम सोच भी सकते थे, उनको कांग्रेस ने मार के घर बिठा दिया। जैसे कौन थे, नाम बताइए। ये तो आप जितने भी नाम ले सकते हैं जिनमें थोड़ी बहुत खूबी थी, और उनको कांग्रेस ने खुद नहीं घर बिठा दिया। अच्छा, चलिए राजस्थान के बारे पिछले कुछ दौर में तो कोई निकला ही नहीं था, जो थे वो घर बैठ गए थे अपनी उम्र के कारण, परिस्थिति। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री कब बनेंगे? मुझे नहीं लगता। सचिन एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलने में ठीक है विषय,
लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी मुझे संभावना नहीं। तो क्या मैं जब कह रहा हूँ कांग्रेस की संभावना नहीं, तो मैं कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री तो बने मानना है कि बीजेपी लगातार निश्चित रिपीट करेगी राजस्थान में? अपने काम के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर, जिस प्रकार के निर्णय प्रदेश की सरकार कर रही है, राजस्थान की सरकार कर रही है, इनके लंबे इम्पैक्ट आएंगे। और जो अभी राजस्थान में निर्णय हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में वो निर्णय जैसे जैसे जमीन पर उतरते जाएंगे, पार्टी का आधार भी उस कारण बढ़ता जाएगा। तो आज खूब सारी बातचीत हुई भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के साथ में। उनके जीवन का एक लंबा फलसफा रहा है, बहुत पुराने नेता हैं, संगठन में लंबा काम किया है और राजस्थान की सियासत की पिछले 30-35 साल की घटनाओं को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है और उन सभी अनुभवों को आज हमारे साथ में साझा किया है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।